So appointment and qualification of director, appointment and remuneration of KMP and meetings of BOD and its powers. पूरा क्लब करके 24 मार्क जितना वेटेज रहेगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ लॉ. पहला पार्ट इसमें से डायरेक्टर्स है, ये अपन शुरू करेंगे. 149 इज वेरी लेंथी, बहुत सारे टाइप ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह इसमें डाले हैं. 149 title is companies to have board of directors. 149 subsection 1 बोलता है every company shall have BOD consisting of individuals as directors and shall have minimum directors. 149 1 clause A में लिखा है कि 3 minimum for public company, 2 for a private company, 1 for one person company and maximum directors 149 1 clause B में लिखा है जिसमें 15 लिखा है. बट ये 15 पे दो एक्सेप्शन लगेंगे. पहली बात तो लिमिट ऑफ 15 इज नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी एंड सेक्शन 8 कंपनी जिसने डिफॉल्ट नहीं किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर 137 एंड एनुअल रिटर्न अंडर 92 में. एंड एक और एक्सेप्शन है कि अगर फॉर एनी कंपनी अदर देन गवर्नमेंट एंड सेक्शन 8 कंपनी अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हो तो यू कैन अपॉइंट मोर देन 15. चलेगा, इनको तो एनीवे चलेगा, 18 भी कर सकते हैं विदाउट एसआर, बट इधर अगर 18 करना है अदर देन दैट टाइप ऑफ कंपनी तो एसआर लगेगा. फिर आता है वुमेन डायरेक्टर का. तो वुमेन डायरेक्टर के लिए आंसर ऐसे शुरू करना, सेकेंड प्रोविजो टू 149 सबसेक्शन 1 प्लस या रेड विथ रूल 3 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2014. वुमेन डायरेक्टर, तो फॉलोइंग कंपनी शैल अपॉइंट एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर एवरी लिस्टेड कंपनी and every other public company, मतलब के basically unlisted public company having paid up share capital of 100 crore or more or turnover of 300 crore or more, at least 100 या at least 300 crore as per latest audited financial statement. अगर कोई newly incorporated company है then it must comply within 6 months from incorporation. Quite possible कि company paid up share capital let's say 120 crore से ही शुरू हुई हो या initially उसने raise कर लिया हो, तो 6 months है तुम्हारे पास, comply कर लो. इंटरमिटेंट वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर के लिए क्या रूल है, तो एज सुन एज पॉसिबल करना है ऐसा लिखा है. तो इट विल बी फिल्ड बाय द बीओडी एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन, मतलब लास्ट डेट क्या है, इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ फ्रॉम वैकेंसी विच एवर इज लेटर. तो इमीडिएट बोर्ड मीटिंग या फिर 3 मंथ विच एवर इज लेटर, जो भी डेट आएगा वहां तक तुम्हारे पास टाइम है. इसमें एग्जाम्पल देखा था कि समझो देयर इज वन वुमेन डायरेक्टर एंड शी डाइड ऑन 4th Jan. नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग हुआ है 11th April को एंड वैकेंसी वाज फिल्ड, तो इज इट वैलिड और नॉट? यस इट इज वैलिड. 3 मंथ खत्म होता है 3rd April 20 को, बट स्टिल विच एवर इज लेटर बोला है, तो 3 मंथ्स और बीएम का नेक्स्ट डेट विच एवर इज लेटर, तो 11 तक चलेगा. एक और एग्जाम्पल है, देयर आर 2 वुमेन डायरेक्टर्स नाउ एंड वन ऑफ देम डाइड ऑन 4th Jan. Next board meeting took place on 11th April and vacancy was not filled. No problem because one woman director is sufficient. कोई बात नहीं. फिर आएगा रेसिडेंट डायरेक्टर. रेसिडेंट डायरेक्टर मतलब जो इंडिया में स्टे करता है फॉर एटलीस्ट 182 days इन दैट फाइनेंशियल ईयर. ऑल्सो एवरी कंपनी बोला है, इधर लिस्टेड अनलिस्टेड वगैरह कुछ भी नहीं, एवरी कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 1 RD रेसिडेंट डायरेक्टर. अगर न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है तो अप्लाई इट प्रोपोर्शनेटली. इफ इनकॉर्पोरेटेड इन द मिडिल ऑफ द ईयर, सेंटर ऑफ द ईयर में 6 महीने हो गए हैं उसके बाद इनकॉर्पोरेट हुई, देन ही शुड स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 91 days. तो मंथली डिवाइड कर दो इसको कि 12 महीने के लिए इफ ही हैज टू स्टे फॉर 182 days, तो 6 मंथ्स के लिए कितना, तो यू विल गेट 91 days. फिर आते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए 149 सबसेक्शन 4 प्लस रूल 4. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स किसको किसको, तो लिस्टेड कंपनी को अपॉइंट करना होगा एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स. अगर कंपनी में समझो तुमको 10 डायरेक्टर रखना है तो उसका 1/3 3.33 राउंड ऑफ टू 1 करना है, मतलब नेक्स्ट नंबर, तो 4 इंडिपेंडेंट चाहिए. तो ऐसे हो जाएगा कि आई नीड 4 इंडिपेंडेंट एंड 6 अदर देन इंडिपेंडेंट चलेगा, तो टोटल ऐसे 10 हो जाएगा. अदर पब्लिक कंपनी मतलब लिस्टेड नहीं है, मतलब कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का बात कर रहे हैं. पेड अप शेयर कैपिटल 10 crore और मोर, या फिर टर्नओवर 100 crore और मोर, या फिर एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग LDD लोन डिपॉजिट डिबेंचर्स ऑफ मोर देन 50 crore. इधर एक स्टार डाला है क्योंकि ये एटलीस्ट 50 crore नहीं है, ये गलत हो जाएगा. इट इज मोर देन 50. यहाँ पर एटलीस्ट है दोनों में, बट यहाँ पर मोर देन 50 crore है. तो इनको कितने डायरेक्टर चाहिए, तो आईडी एटलीस्ट 2 चाहिए, और एल्स हायर नंबर इफ रिक्वायर्ड फॉर कॉम्पोजिशन ऑफ ऑडिट कमिटी. ऑडिट कमिटी बोलता है नॉर्मली मेजोरिटी चाहिए आईडी, तो ऑडिट कमिटी में जितने भी मेंबर होंगे उसका मेजोरिटी आईडी समझो 3 चाहिए होगा, तो फिर 3 अपॉइंट करो. तो 2 और
higher number required by audit committee composition. Intermittent vacancy तो same as woman director होगा, no change. Stop complying if paid up share capital turnover या LDD condition ceased for 3 consecutive years. ये अगर 3 साल तक consecutively तुम्हारा वो कंडीशन सीज हो गया ना 10 करोड़ 100 करोड़ या 50 करोड़ वाला, तो फिर ठीक है, नेक्स्ट ईयर से तुम उसको कंप्लाई नहीं करना। एंड ऑफ कोर्स कंप्लाई अगेन व्हेन द कंडीशन इज मेट, वो तो करना ही पड़ेगा। पेड अप शेयर कैपिटल एक्सेट्रा एज पर लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक्सक्लूड फ्रॉम अदर कंपनी, जो अदर पब्लिक कंपनी था ना राइट साइड में, जिसका 10 करोड़ 100 करोड़ और 50 करोड़ का लिमिट था, उसमें से एक्सक्लूड कर दो जॉइंट वेंचर, होली ओन सब्सिडियरी एंड डोरमेंट कंपनी एज पर 455। बट अगर ये तीनों लिस्टेड रहेगा ना, लिस्टेड डोरमेंट तो नहीं हो सकता, बट होली ओन सब्सिडियरी और जेवी समझो लिस्टेड है, तो फिर उसको करना पड़ेगा आईडी अपॉइंट। बट ये अदर पब्लिक कंपनी मतलब के लिस्टेड वाले में नहीं है, अनलिस्टेड वाले में अगर ये तीनों आते हैं तो इनको आईडी अपॉइंट करने का जरूरत ही नहीं है। फिर आता है 149 सबसेक्शन 6, हु कैन बिकम आईडी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आईडी मीन्स अ डायरेक्टर अदर देन एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर मतलब क्या, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनको अपॉइंट करते हैं अपने बोर्ड पे। Who fulfills the following criteria, मतलब एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, तो ऐसा डायरेक्टर who fulfills the following criteria. पहला, who is a person of integrity and has relevant experience and expertise. In the opinion of BOD normally, but अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो in opinion of the ministry or department of CG और SG in charge of the company for a government company. तो जो भी डिपार्टमेंट वगैरह रहेगा ना, जो इंचार्ज रहेगा ये गवर्नमेंट कंपनी का, वो उसके ओपिनियन में इंटेग्रिटी, एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर और आता है who is not or was not a promoter of that company और उसका holding subsidiary associate, who is not related to the promoter or director of that company holding subsidiary associate. इधर past relation चलेगा, इधर is not लिखा है, was not नहीं लिखा है, मतलब कि past relation चल जाएगा। who has no or had no pecuniary relationship with that company होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट और देयर प्रमोटर और डायरेक्टर, मतलब ये सारी चारों कंपनीज एंड उनके प्रमोटर एज वेल एज डायरेक्टर्स के साथ ड्यूरिंग करंट ईयर एंड लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। तो ये साल और लास्ट 2 साल में अगर तुम्हारा कोई भी पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं है ना, देन इट इज ओके, यू कैन बिकम आईडी। व्हाट इज पेक्यूनरी? पेक्यूनरी मतलब मॉनेटरी रिलेशन, उसमें एक्सेप्शन है थोड़े। एक्सेप्शंस मतलब क्या? दीज आर नॉट पेक्यूनरी, मतलब दीज आर फ्रीली अलाउड। रेम्यूनरेशन ऑफ आईडी, अगर तुमको लास्ट ईयर रेम्यूनरेशन मिला था तो ये साल तुम वापस आईडी बन सकते हो। यस ऑफ कोर्स, बिकॉज इफ आई वर आईडी तो मुझे आईडी का रेम्यूनरेशन तो मिलेगा ही ना, सो दैट्स बाय डिफॉल्ट। रेम्यूनरेशन इज नॉट पेक्यूनरी। रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर पार्टिसिपेटिंग इन बोर्ड मीटिंग और अदर मीटिंग्स, कोई बात नहीं। उसी के रिलेटेड यहाँ पर है सिटिंग फीस फ्रॉम एटलीस्ट 1 कंपनी, एटलीस्ट नहीं 1 और मोर कंपनीज अंडर 197 सबसेक्शन 5, कोई बात नहीं, ये भी पेक्यूनरी नहीं है। प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन इफ अप्रूव्ड बाय मेंबर्स, अगर अप्रूव किया है तो फिर वो पेक्यूनरी नहीं माना जाएगा। फिर आते हैं ट्रांजैक्शंस एट एएलपी। याद करो, मेरे को एचपीसीएल में डायरेक्टर बनना है और मैंने पेट्रोल वगैरह भरवाया, तो एएलपी पे है, सेम प्राइस एज पब्लिक है, तो नॉट पेक्यूनरी। मेरे को कोई स्पेशल बेनिफिट मिल रहा है उसमें, तो फिर पेक्यूनरी हो गया। एंड एनी ट्रांजैक्शन विथ वैल्यू अप टू 10% ऑफ टोटल इनकम। इफ डायरेक्टर का इनकम 1 करोड़ है और उसने कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन किया रहेगा समझो 10 लाख का, तो वो लेस देन और इक्वल टू में आ जाएगा, मतलब ट्रांजैक्शंस विद वैल्यू लेस देन इक्वल टू, नो प्रॉब्लम इन दिस केस। 11 लाख हो गया होता तो फिर प्रॉब्लम होता, वो पेक्यूनरी माना जाता है। पेक्यूनरी पॉइंट जो है ना, ये पूरा का पूरा पॉइंट, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर गवर्नमेंट कंपनी इफ नो डिफॉल्ट अंडर 137 एंड 92, मतलब गवर्नमेंट कंपनी में अगर आईडी बनना है तो पेक्यूनरी रहेगा तो भी चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है नन ऑफ हुज रिलेटिव्स, पहला इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन दैट कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनी ड्यूरिंग करंट ईयर और लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। इसमें पहली बात तो ऐसा है कि ये एसोसिएट जहां पे भी दिखा ना, वहां पे जॉइंट वेंचर भी इंक्लूड हो जाता है, तो ये याद रखना हमेशा। तो होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर, जहां जहां पे भी एसोसिएट दिखा है जॉइंट वेंचर साथ में फ्री में आ ही जाएगा, इट इज इंक्लूडेड ये। बट एक एक्सेप्शन है कि अप टू फेस वैल्यू ऑफ 50 लाख या फिर अप टू 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज अलाउड। तो आप कोई भी कंपनी का समझो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हो, बट आपके रिलेटिव अगर अप टू 50 लाख फेस वैल्यू या अप टू 2% ऑफ कैपिटल अगर होल्ड करते हैं तो ये एक्सेप्शन में आ जाता है, नो प्रॉब्लम, अलाउड है। फिर नेक्स्ट है नन ऑफ हुज रिलेटिव्स इज इनडेटेड टू दैट कंपनी और होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट और दे आर प्रमोटर और दे आर डायरेक्टर्स।
ड्यूरिंग करंट ईयर या लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स फॉर एन अमाउंट मोर देन 50 लाख। मतलब बेसिकली अप टू 50 लाख जो है ना, एक बार तो चलेगा, आप आईडी बन सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे भी अप टू 50 लाख अगर था तो आप आईडी बन सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट वाला ना बहुत सही है, इसका रीडिंग ध्यान से देखना। नन ऑफ हिज रिलेटिव्स हैज गिवन अ गारंटी और सिक्योरिटी with respect to indebtedness of a third person to that company holding subsidiary or associate company or to their promoters, ये चारों के promoters, or to directors of holding company ड्यूरिंग करंट ईयर लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स फॉर 50 lakhs। मतलब यहाँ पे अगर आपके रिलेटिव ने 50 लाख की गारंटी या सिक्योरिटी दी है कोई थर्ड पर्सन के लिए, तो इन दैट केस आप डिस्क्वालिफाइड हो। मतलब यहाँ पे ऐसा आएगा कि लेस देन 50 लाख का अगर गारंटी वगैरह दिया है तो आप आईडी बन सकते हो। तो बेसिकली इधर अप टू था, यहाँ पे लेस देन 50 लाख का है तो आप आईडी बन सकते हो। ये बहुत ध्यान से याद रखना। एंड लास्ट एक डी पॉइंट भी है, none of whose relatives has had any pecuniary transaction with that company holding subsidiary or associate जिससे कि ABCD is at least 2% of gross turnover और total income। तो जो भी कंपनी वगैरह रहेगा उसका अगर एटलीस्ट 2% हो गया ABCD मिला के तो फिर यू आर डिस्क्वालिफाइड। मतलब लेस देन 2% है तो नो प्रॉब्लम, चलेगा। और ये सबको मिला के भी तुमको एंड में चेक करना होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है नाइदर हिमसेल्फ नॉर रिलेटिव, मतलब खुद ने भी नहीं और रिलेटिव ने भी नहीं। नाइदर हिमसेल्फ नॉर रिलेटिव होल्ड्स और हैज हेल्ड KMP position in that company holding subsidiary associate in last 3 years। फिर अगेन नाइदर हिमसेल्फ नॉर रिलेटिव इज और हैज बीन एन एम्प्लॉय, बट ये एम्प्लॉय वाला पॉइंट ओनली हिमसेल्फ के लिए वैलिड है, नॉट फॉर रिलेटिव्स in that company holding subsidiary associate in last 3 financial years। मतलब relative can be employee, no problem। ये तो फिर ज्यादा दूर का हो जाएगा ना, तो चलेगा। relative employee है तो कोई बात नहीं, पर अगर relative KMP है ना तो फंस जाओगे। फिर आता है C point, neither himself nor relative is or has been an employee, proprietor, partner of firm of auditors, मतलब CA, CS in practice या cost auditors of that company holding subsidiary or associate during last 3 financial years। या फिर again same, neither himself or nor his relative is or has been employee, proprietor, partner of any legal or consulting firm having transaction with that company holding subsidiary associate amounting to at least 10% of gross turnover of such firm। मतलब लीगल फर्म का तुम पहले टर्नओवर निकालो, समझो 1 करोड़ का टर्नओवर है, उसने यही कंपनी के साथ समझो ट्रांजैक्शन किया रहेगा लेट्स से 10 लाख का, तो इधर फंस गया। एटलीस्ट 10% का अगर रहेगा ना तो फिर फंस गया। तो ऐसा लीगल फर्म और ऐसा कंपनी में समझो 10 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ और वो लीगल फर्म के तुम एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर या पार्टनर निकले इन लास्ट 3 years, देन यू कांट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और भी है नाइदर हिमसेल्फ नॉर हिज रिलेटिव होल्ड्स, एंड दोनों का मिला के हिमसेल्फ प्लस रिलेटिव्स एटलीस्ट 2% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। मतलब लेस देन 2% अगर होल्ड करते हो तो चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। नाइदर हिमसेल्फ नॉर हिज रिलेटिव इज अ CEO और डायरेक्टर ऑफ non-profit organization which receives at least 25% of its receipts from that company or its promoters or directors or फ्रॉम इट्स होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट। ये इधर लास्ट लेक्चर में अपन ने केस स्टडी किया था चकमा देने वाला, तो इसमें ऐसा नहीं है। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, देखो तुम लोग गलती किए थे इसमें, तुमने ऐसे पढ़ा था कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट और देयर प्रमोटर डायरेक्टर, ऐसा नहीं है, दिस इज रॉन्ग। कैसा है? फ्रॉम दैट कंपनी और इट्स प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स और फ्रॉम होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट। मतलब ये होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट का कोई प्रमोटर डायरेक्टर रहेगा ना तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। बट अगर समझो यही कंपनी और उसके प्रमोटर डायरेक्टर समझो उनके साथ ट्रांजैक्शन हुआ रहेगा एनपीओ का, एंड एनपीओ रिसीव्ड 25% ऑफ इट्स रिसीट्स। एनपीओ को पूरे साल में 1 करोड़ का रिसीट हुआ, उसमें से समझो 25 लाख का जो रिसीट है वो कहाँ से आया था? कंपनी, प्रमोटर या डायरेक्टर या होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट। तो फिर यू कांट बिकम आईडी। ऑल्सो एक और केस है, और एनपीओ विच होल्ड्स एटलीस्ट 2% ऑफ टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी। अगर तुम ऐसे एनपीओ के सीईओ या डायरेक्टर हो जो 2% होल्ड करता है वो कंपनी का, तो फिर यू कांट बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और एक और है रूल 5 के हिसाब से क्वालिफाइड, तो यू शुड हैव स्किल और नॉलेज इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स: लॉ, फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टेक्निकल ऑपरेशंस और एनीथिंग रिलेटेड टू द कंपनीज बिजनेस। उसके बाद आता है 149 सबसेक्शन 7, एवरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल गिव अ डिक्लेरेशन ऑफ
मीटिंग द क्राइटेरिया अंडर 149(6). मतलब कोई चेक करने नहीं जाएगा, ये तुमको ही डिक्लेरेशन देना है। एट एवरी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग इन विच ही पार्टिसिपेट्स एज अ डायरेक्टर एंड एवरी फर्स्ट मीटिंग ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। मतलब उसका पहला मीटिंग, हर एक साल का पहला मीटिंग, एंड वेन एवर देयर इज अ चेंज ऑफ सर्कमस्टांस, अगर कभी भी कुछ चेंज हुआ ना तो उसका भी डिक्लेरेशन दे दो। 149 subsection 8 नॉट इन सिलेबस, फॉलो द कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अंडर शेड्यूल 4। फिर आता है 149 सबसेक्शन 9 रेम्यूनरेशन ऑफ आईडी। तो आईडी को स्टॉक ऑप्शन देना अलाउड नहीं है, उसको सिटिंग फी दे दो 197 सबसेक्शन 5 में, बट सिटिंग फी टू आईडी शुड नॉट बी लेस देन सिटिंग फी टू अदर डायरेक्टर्स, नो डिस्क्रिमिनेशन। रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंस फॉर अटेंडिंग मीटिंग्स चलेगा, प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन अप्रूव बाय मेंबर भी चलेगा। उसके बाद 149 सबसेक्शन 10 एंड 11 टेन्योर ऑफ आईडी। तो अपॉइंटमेंट से फर्स्ट टर्म मैक्सिमम 5 साल का हो सकता है। उसके बाद सेकेंड टर्म के लिए अगर तुमको रीअपॉइंट होना है फॉर मैक्स 5 years, देन स्पेशल रेजोल्यूशन विल बी नीडेड एंड डिस्क्लोजर इन द बोर्ड रिपोर्ट विल बी नीडेड। उसके बाद कूलिंग ऑफ पीरियड 3 साल का लग जाएगा, नो एसोसिएशन विद द कंपनी इन एनी कैपेसिटी। एक बहुत चकमा देने वाला पॉइंट वापस तुमको लल्लू बनाया था लास्ट लेक्चर में, ऑफिस कैन नॉट बी हेल्ड फॉर मोर देन 2 consecutive terms. After that, the cooling off period, after the cooling off period, he can be appointed again. इसका मतलब क्या है पता है कि तुमको है ना 2 consecutive terms के बाद कूलिंग ऑफ लगाना है, 10 साल के बाद नहीं लगाना है। देखो इधर लिखा है, बेसिकली कूलिंग ऑफ हैपेंस आफ्टर 2 consecutive terms and not after 10 years। मतलब वो जो 2 consecutive terms है वो 5+5 भी हो सकता है या 5+2 भी हो सकता है, कूलिंग ऑफ लग जाएगा। तो एग्जाम्पल पहला वाला 5 years अपॉइंट, फिर 5 years रीअपॉइंट होना है तो एसआर प्लस बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर, फिर 3 साल का कूलिंग ऑफ, फिर वापस 5 साल का अपॉइंटमेंट, फिर वापस 5 साल का रीअपॉइंटमेंट एंड सो ऑन टिल यू डाई। दैट इज ओके। सेकेंड केस इंपॉर्टेंट है कि समझो आज से अपॉइंटमेंट हो गया 5 साल के लिए, फिर सिर्फ 2 साल के लिए रीअपॉइंट हुआ, स्पेशल रेजोल्यूशन हो गया, तो बेटा इधर फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकेंड टर्म हुआ, खत्म, अब कूलिंग ऑफ लग जाएगा। मतलब 10 साल बाद कूलिंग लगेगा ऐसा नहीं है, 2 consecutive टेन्योर के बाद कूलिंग लगेगा। फिर वापस समझो 2 साल के लिए अपॉइंट हुए, फिर वापस 4 साल के लिए रीअपॉइंट हुए, उसके बाद वापस इधर कूलिंग ऑफ लग जाएगा। तो 2 consecutive terms must be checked. The next है term held by him before commencement of Companies Act 2013 shall be completely ignored। मतलब ये एक्ट शुरू हुआ उसके पहले अगर तुम आईडी थे ना 4 साल के लिए, तो भाई गोली मारो, स्टार्ट अफ्रेश 1 April 2014 से। 149 सबसेक्शन 13 आता है, रिटायरमेंट बाय रोटेशन अंडर 152 6 and 7 इज नॉट एप्लीकेबल टू आईडी। ये अपन पढ़ेंगे थोड़े टाइम में 152 में। ओके 149 सबसेक्शन 12 आता है फिर, जो बोलता है आईडी एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अदर देन प्रमोटर केएमपी शैल बी लायबल in respect of acts of the company only if such act or omission happened with his knowledge or his consent or when he did not act diligently। मतलब इनके नॉलेज में था वो, फिर भी उन्होंने होने दिया, तो फिर वो लोग कंपनी के एक्ट के लिए खुद पर्सनली लायबल होंगे। एग्जेम्पशन रहेगा फॉर सेक्शन 8 कंपनी। तो पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला जो पार्ट है ना 149 सबसेक्शन 4 से लेके 13 तक, एंड 12 का सिर्फ फर्स्ट पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट नहीं, सिर्फ फर्स्ट वाला जो पार्ट रहेगा। मतलब कि अगर तुम लेट्स से सेक्शन 8 कंपनी हो, सेक्शन 8 कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जरूरत भी नहीं है, तो 4 से लेके 13 तक उसको कुछ भी अप्लाई नहीं करेगा इफ देयर इज नो डिफॉल्ट अंडर 137 एंड 92। उसके बाद 150 वाज सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड मेंटेनेंस ऑफ डेटा बैंक, रेड विथ रूल 6 आएगा ये। तो क्या है कि एक डेटा बैंक आने वाला है। डेटा बैंक कौन मेंटेन करता है, तो IICA करके अपने पढ़ा था, इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA का छोटा बेटा या भांजा जो भी है। तो ये IICA जो है वो एक डेटा बैंक बनाने वाला है जिसमें सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डिटेल होगी, मतलब जिसको भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना होगा। So ID can be selected from a data bank maintained by an agency appointed by CG। कौन है एजेंसी? IICA। Data bank will be uploaded on MCA website and it will consist of name, address, contact, DIN, qualification, कोई legal proceeding रहेगा तो वो, name and details of the company or LLP in which he is or he was a director, partner वगैरह, ये सब details वो data bank में होगी। Anyone willing to be independent director can apply to that agency to add the details to the bank। मतलब तुम IICA के पास चले जाओ, वो तुम्हारा डिटेल्स जो है वो डेटा बैंक में डाल देगा। बट
जैसे अपन ने एग्जाम्पल देखा था ना वो अरेंज मैरिज का, पंडित ने तुमको कोई कुंडली वगैरह तो मिलवा के दे दिया, फिर पता चला कि लड़का है लड़की तो भाई नॉट सेटिस्फैक्टरी निकला, वो शराबी निकला मेरा पति वगैरह वगैरह, वो सब अपने एग्जाम्पल देखा था। तो वही है कि कंपनी मस्ट एक्सरसाइज द ड्यू डिलिजेंस बिफोर सिलेक्टिंग आईडी। मतलब यू कांट ब्लेम द डेटा बैंक, वो जो डेटा बैंक के एजेंसी आईआईसीए वगैरह, यू कांट ब्लेम देम। तुमको देखना है ना, आफ्टर ऑल यू आर अपॉइंटिंग, तो तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के हिसाब से तुमको अपॉइंट करना है। बाद में पता चला कि नहीं ये तो आईडी काम अच्छे से नहीं कर रहा है, इनएफिशिएंट वगैरह है, तो फिर कंपनी कैन नॉट ब्लेम द डेटा बैंक। आईडीज अपॉइंटमेंट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग। कैसे अप्रूव करता है? तो जनरल मीटिंग का जो नोटिस रहता है ना, उसके साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आएगा which is attached to the notice of the GM, and it must include justification for choosing this person as independent director. ये पूरा का पूरा पार्ट 150 वाला जो भी है, नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन 8 कंपनी विच हैज नॉट डिफॉल्टेड अंडर 137 एंड 92। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न में कोई भी डिफॉल्ट नहीं रहेगा। न्यू रूल 6, दो ये इसमें अमेंडमेंट वगैरह बहुत है। अ पर्सन हु इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑलरेडी ऑन 1 दिसंबर 2019, तो उसको बोला है कि विद इन 7 मंथ्स फ्रॉम 1 दिसंबर 2019, अगर एग्जाम नवंबर 20 में है तो, या फिर विद इन 13 मंथ्स फ्रॉम दैट 1 दिसंबर 19, अगर एग्जाम May 21 ऑनवर्ड्स है तो, ही शैल अप्लाई टू IICA फॉर हिज नेम टू बी इंक्लूडेड इन द डेटा बैंक फॉर 1 ईयर या 5 ईयर्स या लाइफ टाइम। मतलब कि अगर तुम ऑलरेडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो ये डेट पे है ना अमेंडमेंट रूल्स आए थे, तो 1 दिसंबर 2019 में अगर तुम आईडी हो ऑलरेडी, तो तुम्हारे पास 7 महीने या 13 महीने का टाइम है अप्लाई टू दी IICA। और अ पर्सन हु वांट्स टू बिकम आईडी आफ्टर दिस डेट, ये डेट के बाद अगर तुमको आईडी बनना है, तो एनी टाइम बिफोर हिज अपॉइंटमेंट एज आईडी ही शुड अप्लाई टू द IICA फॉर हिज नेम टू बी इंक्लूडेड। अच्छा, कितने टाइम के लिए नाम होगा डेटा बैंक में? तो या तो 1 साल, या तो 5 साल, या तो लाइफ टाइम, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच फीस यू वांट टू पे। अ पर्सन विदाउट डिन कैन ऑल्सो अप्लाई। मतलब समझो तुमने पहले अप्लाई कर दिया, उसके बाद अगर तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला होगा तब तुम डिन ले लो, वो भी चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ही मस्ट अप्लाई फॉर रिन्यूअल विद इन 30 days फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ दैट 1 ईयर और 5 years, जो भी उसने चूज किया था, फॉर अ फ्रेश पीरियड ऑफ 1 ईयर, 5 years और इवन लाइफ टाइम। रिन्यूअल के लिए आप कितना भी कर सकते हो, 1 साल, 5 साल या लाइफ टाइम। और एल्स द नेम शैल बी रिमूव्ड, ये डेटा बैंक से निकाल देते हैं। ऑन इंक्लूजन ऑफ द नेम इन डेटा बैंक, एक बार जो नाम आ गया, विद इन 2 years यू हैव टू पास द ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट प्रोफिशिएंसी एग्जाम बाय स्कोरिंग एटलीस्ट 50%। अगेन ये भी नहीं किया तो योर नेम विल बी रिमूव फ्रॉम द डेटा बैंक। इसका रिस्टोरेशन कैसे होता है वो नीचे दिया हुआ है। एग्जामेशन फ्रॉम एग्जाम है, थोड़े लोगों को एग्जाम नहीं देनी है, जैसे शाहरुख खान को है ना बॉलीवुड में कोई ऑडिशन नहीं देना पड़ता है, वैसे यहाँ पे कोई भी एडवोकेट या प्रैक्टिसिंग CA CS CMA, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस है, उनको एग्जाम देने की जरूरत नहीं होगी, वो ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस है। एंड दूसरा है, इफ ऑन द डेट ऑफ इंक्लूजन ऑफ द नेम इन द डेटा बैंक ही सर्व्ड एज अ डायरेक्टर और KMP फॉर अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 3 years इन दीज 4 to 5 कैटेगरीज। पहला है कोई भी लिस्टेड कंपनी, मतलब लिस्टेड कंपनी में अगर 3 साल तुम डायरेक्टर या KMP रहे हो तो एग्जाम वगैरह मत देना, चलेगा। नेक्स्ट इज एनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा का हो। Third is a body corporate listed on recognized stock exchange or in a country which is a member of FATF and IOSCO. ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन है, FATF एंड IOSCO, अगर इसके आप मेंबर हो, मतलब आप अच्छी कंट्री हो, आपके जो सिक्योरिटीज मार्केट है वो अच्छे से रेगुलेटेड है वगैरह वगैरह, तो वहां पे अगर कोई लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट में आप डायरेक्टर या KMP थे तो चलेगा। नेक्स्ट इज बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल एटलीस्ट $2 million या उससे ज्यादा का होगा। एंड लास्ट, एनी स्टैट्यूटरी कॉर्प अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कैरिंग ऑन कमर्शियल एक्टिविटीज, मतलब कुछ धंधा कर रहा है कोई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, उसमें अगर आपने 3 साल या उससे ज्यादा बिताए हैं एज अ डायरेक्टर और KMP, तो एग्जाम देने की जरूरत नहीं होगी। If he served as a director or KMP in 2 or more companies or bodies corporate, then don't double count the experience. इसका मतलब एक साथ अगर दो जगह पे था तो डबल काउंट नहीं करेंगे। जैसे कि 2010 से 13 वो रिलायंस में था, बट 2010 टू 14 वो टाटा में था। अब वैसे देखे तो 2010 से लेके 13 ये जो है वो तो डबल काउंट हो जाएगा। ऐसे देखो तो इसका 3 और इसका 4 मिला के 7 साल काउंट हो जाएगा एक्सपीरियंस, तो ऐसा नहीं होता, टोटल 4 साल ही होगा।
यू कांट डबल काउंट द एक्सपीरियंस, तो वैसे देखे तो 2010 से लेके 14 तक ही काउंट होगा उसका एक्सपीरियंस। फिर एग्जेम्पशन फ्रॉम एग्जाम है, और if on the date of inclusion of the name, data bank में जब भी नाम डाला, if he has 3 or more years of experience in any pay scale of director or equivalent or above in any department or ministry of central or state government in handling matters related to commerce, corporate affairs, finance, industry, PSU, government company और statutory corp, मतलब ये सारे मैटर्स हैंडल करने के लायक था वो। एंड पे स्केल जो है या पोस्ट जो है वो डायरेक्टर या उससे ज्यादा का था कोई भी CGSG का डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री में, तो उसको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। एंड इन पे स्केल ऑफ चीफ जनरल मैनेजर और अबव इन सेबी, RBI, इरडा एंड PFRDA, ये इंश्योरेंस वाला एक हो गया, एंड पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया, इन हैंडलिंग मैटर्स रिलेटेड टू कॉर्पोरेट सिक्योरिटी और इकोनॉमिक लॉस। मतलब बेसिकली आप गवर्नमेंट वाले हो एंड यहाँ पे तुम्हारे पास 3 और more years का एक्सपीरियंस है ये सब मैटर्स में, तो अगेन एग्जाम देने की जरूरत नहीं होगी। इफ नेम इज रिमूव ड्यू टू फेलियर टू पास एग्जाम विद इन 2 years, then it can be restored by making an application to the IICA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। साथ साथ आपको 1000 रुपए का फीस भी देना होगा। तो यही था वो पॉइंट कि 2 साल में अगर एग्जाम पास नहीं करी कोई बात नहीं, रिस्टोर हो सकता है, इतना फीस देना पड़ेगा। His name shall be shown in a separate restored category for 1 year from the date of restoration। मतलब इसको डेटा बैंक जो ओरिजिनल डेटा बैंक है उसमें ही रखेंगे, बट एक अलग से कैटेगरी बनाई जाएगी, रिस्टोर्ड कैटेगरी, वहां पे रखेंगे। विद इन विच ही शैल पास द एग्जाम, मतलब 1 साल के अंदर अब उसको ये एग्जाम पास करनी है। वैलिडिटी ऑफ फीस, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल डाउट हुआ करता था बट अब सॉल्व हो चुका है। वैलिडिटी ऑफ फीस में ऐसा है, इफ ही पासिस द एग्जाम then only the fee paid at the time of initial registration shall continue to be valid for the period for which it was paid initially। इसका मतलब क्या है देखो एग्जांपल में, नेम इंक्लूडेड इन द डेटा बैंक ऑन 1st Jan 2022, फीस वाज पेड फॉर 5 years, ये ओरिजिनली था, बट नो एग्जाम गिवन इन द नेक्स्ट 2 years, तो नेम वाज रिमूव। नाउ रिस्टोरेशन एप्लीकेशन इज मेड, उसने यहाँ पे फीस भी भर दी 1000 रुपए की। नाउ विद इन 1 year द एग्जाम वाज ऑल्सो पास, मतलब इसने सब कुछ बराबर किया, तो उसका फीस का वैलिडिटी क्या रहेगा? तो आंसर इज जो ओरिजिनल उसने भरा था ना उतने तक ही वैलिड रहेगा, विच इज 1st Jan 2022 से 31st December 2026। यहाँ पे प्लीज 27 मत करना, ये 26 ही रहेगा। कैसे आता है ये? तो 2022 जैन से चालू हुआ है ना, तो पूरा साल 22, फिर 23, 24, 25 एंड 26, तो ऐसे इधर तुम +5 करके 2027 मत कर देना, ये ऐसे ही होता है, जैन से होगा। तो पूरा का पूरा 22, 23, 24, 25 एंड 26, तो ऐसा 5 साल जो ओरिजिनल उसने भरा था उस उतने तक ये फीस वैलिड रहेगा। इफ एग्जाम इज पास विद इन 1 year, देन नेम विल बी इंक्लूडेड इन द डेटा बैंक, ये तुम्हारा नॉर्मल कैटेगरी में आ गया, नॉट रिस्टोर्ड कैटेगरी, नॉर्मल कैटेगरी में आ गया। एंड इफ नॉट पास देन ही विल हैव टू अप्लाई अफ्रेश। तो बेसिकली टाइमलाइन अगर देखे तो पहले तुम्हारा नाम जो है वो डेटा बैंक में इंक्लूड हो चुका है, डेटा बैंक में इंक्लूड हो गया, वहां से तुम्हारे पास 2 साल है टू पास दी एग्जाम। अगर तुम ये नहीं करते तो तुम्हारा नाम जो है वो रिमूव हो चुका है, यहां से वापस तुम्हारे पास 1 साल है, पास कर लो। अगर तुमने ये भी पास नहीं किया, अब खत्म, अब तुमको अगर आना है तो फ्रेश तुमको अप्लाई करना पड़ेगा, उसकी जो फ्रेश फीस थी वो पे करनी पड़ेगी। ओके, इसके बाद आता है सेक्शन 151। 151 में है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स, इसको अपन SSD बोलेंगे, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। ऐसा है, अ लिस्टेड कंपनी में इलेक्ट और मे हैव वन डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स, मतलब इधर लिस्टेड कंपनी को एक ऑप्शन दिया हुआ है, मे है, ये ध्यान में रखना, एंड ओनली फॉर लिस्टेड कंपनी, यहाँ पे अनलिस्टेड को कोई ऑब्लिगेशन नहीं डाला हुआ है। कौन है ये स्मॉल शेयर होल्डर? तो द वन हु होल्ड्स नॉमिनल वैल्यू अप टू 20,000। याद रखना, इसके पास शेयर होल्डिंग जो है वो अप टू 20,000, बट फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू होना चाहिए, नॉट मार्केट वैल्यू। रूल 7 जो है वो प्रोवाइड करता है फॉर ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द अपॉइंटमेंट। तो ऐसा है कि कंपनी सुओ मोटो भी कर सकती है, लिस्टेड कंपनी में ऑप्ट टू हैव अ डायरेक्टर रिप्रेजेंटिंग द स्मॉल शेयर होल्डर्स, या फिर ऑन नोटिस गिवन बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स, बट इसमें नोटिस शुड बी बाय एटलीस्ट 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स और 1/10 ऑफ द नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स विच एवर इज लोअर। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स जिनके पास अप टू 20,000 का है ना, समझो वो है 1 लाख शेयर होल्डर्स। अब नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो है स्मॉल शेयर होल्डर्स वो है 1 लाख,
इसका 1/10 अगर तुम निकालते हो तो आएगा 10,000। 10,000 और 1,000 विच एवर इज लोअर, कैलसी पे चेक करना, आंसर आएगा 1,000। तो एटलीस्ट 1,000 नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स का नोटिस आना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअली आना चाहिए, एक ही नोटिस, बट पीछे सबके डिटेल्स अटैच कर दो तो भी ठीक है। So requisite number of small shareholders must send a notice under their signature 14 days prior to the meeting। किसको? लिस्टेड कंपनी को। जनरल मीटिंग होगा ना, उसके 14 डेज पहले ये नोटिस आ जाना चाहिए, स्पेसिफाइंग नेम, एड्रेस एंड शेयर्स हेल्ड एंड फोलियो नंबर इफ एनी ऑफ द पर्सन प्रपोज टू बी डायरेक्टर। उनको जो भी बंदे को डायरेक्टर बनाना है, अच्छा ये बंदा स्मॉल शेयर होल्डर होना चाहिए कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बंदा बाहर वाला भी हो सकता है, मेंबर भी हो सकता है। तो अगर समझो शेयर उसने होल्ड किए हैं तो उसका डिटेल भी दे दो, नहीं तो सिर्फ नेम एंड एड्रेस दे दो। Also attach a statement signed by the proposed director stating his DIN, stating that he is not disqualified to become director and his consent to act as director। ये सब देना होगा। टेन्योर क्या रहेगा इसका? तो मैक्सिमम 3 साल कॉन्जिक्यूटिव हो सकता है एंड नो रीअपॉइंटमेंट, कभी भी लाइफ में नहीं बन पाएगा, वो ही कंपनी में, दूसरे कंपनी में बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो 3 इयर्स का टेन्योर है एज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। अच्छा नेक्स्ट 3 इयर्स है ना, नो एसोसिएशन, नो अपॉइंटमेंट विद द कंपनी इन एनी अदर कैपेसिटी। उसके बाद यू कैन बी एसोसिएटेड इन एनी अदर कैपेसिटी, नो प्रॉब्लम। तो 3 साल एज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, फिर नो एसोसिएशन एट ऑल, फिर एसोसिएशन चलेगा बट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर वापस नहीं बन पाएगा इन द सेम कंपनी। अच्छा एक साथ कितनी कंपनीज में वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हो सकता है एट वन टाइम? तो मैक्सिमम number of companies in which a person can be small shareholder director at the same time is 2। उसमें भी the second company must not be in competing or conflicting business of the first company। मतलब कि HPCL प्लस BPCL में तुम एक टाइम पे स्मॉल शेयर होल्डर नहीं बन पाओगे, बट HPCL और SBI में बन सकते हो क्योंकि कॉन्फ्लिक्टिंग बिजनेस नहीं है। HPCL, SBI, टाटा तीनों में एक साथ बन सकते हो नहीं, क्योंकि मैक्स 2 ही बोला है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ अदर सेक्शंस, तो अदर सेक्शंस में पहला आता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला। तो एसएसएच डायरेक्टर इज कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट इफ 149(6) एंड 7 आर कंप्लाइड विद। 6 मतलब वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 7 मतलब उसको डिक्लेरेशन देना है कि मैं 149(6) में एलिजिबल हूँ। फिर आता है अपॉइंटमेंट इज एज पर 152 बट ही शैल नॉट रिटायर बाय रोटेशन। तो रोटेशन वगैरह में इसको रिटायर तो मत करना, क्योंकि इसका फिक्स्ड टेन्योर है 3 इयर्स वाला, तो मैक्स 3 इयर्स तक वो रह सकता है। And also disqualification under 164 and vacation under 167 will also apply। एक मस्त चकमा देने वाला क्वेश्चन, a person was appointed as small shareholder director and also considered as ID, but later he failed to meet the criteria under 149(6। समझो उसके रिलेटिव ने ना 5% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ले लिया, तो अब वो एलिजिबल नहीं है। तो ऑप्शन 1 he will vacate as ID but stay as SSH, या ऑप्शन बी vacate as ID as well as SSH। तो आंसर है बी, क्योंकि हम वही बंदे को निकाल रहे हैं ना, तो अब वो ID भी निकल गया, SSH भी निकल गया, दोनों साथ में निकल गया। फिर 152 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, तो पहले आते हैं फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो व्हेन एओए कंटेन्स द नेम्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स देन दे आर द फर्स्ट डायरेक्टर्स, बट एओए डज नॉट कंटेन द नेम ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर। तो क्या होएगा? तो नॉर्मल केसेस में कुछ होगा एंड ओपीसी के केस में कुछ होगा। देखिए नॉर्मल केस में द सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हु आर इंडिविजुअल्स आर डीम्ड टू बी फर्स्ट डायरेक्टर्स until directors are duly appointed as per 152। मतलब ये लोग एक्टिंग डायरेक्टर्स है, मतलब फर्स्ट डायरेक्टर्स जो सब्सक्राइबर्स है ना वही है, until actual directors are appointed। अगर 1% कंपनी है तो उसमें एक ही शेयर होल्डर होता है, एक ही मेंबर होता है, तो दैट इंडिविजुअल मेंबर इज डीम्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर अगेन until the directors are appointed as per 152। इसको सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स बोलते हैं। तो सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स के लिए ऐसा है, एक्सेप्ट एज एल्सवेयर स्पेसिफाइड, मतलब पहले और किधर कुछ लिखा होगा तो वो देखो, otherwise all directors shall be appointed by the company at general meeting। but AOA समझो प्रोवाइड करता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर विल बी एट बोर्ड मीटिंग, तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि लिखा है ना एल्सवेयर स्पेसिफाइड, वो देखो। फिर क्या क्या आएगा सब्सिक्वेंट डायरेक्टर अपॉइंट होने के लिए? ही मस्ट गिव हिज डिन, he must give a declaration that he is not disqualified and a written consent to act as director, ये होगा DIR 2 में। after his appointment within 30 days company will have to file DIR 12 with the register। उसके बाद एक नया पॉइंट ऐड हुआ है May 23 ऑनवर्ड्स, इफ अ डायरेक्टर इज अ नेशनल ऑफ अ कंट्री शेयरिंग लैंड बॉर्डर विद इंडिया, मतलब इंडिया का जो लैंड बॉर्डर शेयर हो रहा है जैसे नेपाल, पाकिस्तान, भूटान वगैरह, वहां का सिटीजन है, तो नेसेसरी सिक्योरिटी क्लियरेंस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट बी अटैच्ड विद द कंसेंट।
तो वो कंसेंट लेटर जो है उसके साथ ये भी एक सिक्योरिटी क्लियरेंस अटैच करना पड़ेगा इन लोगों को। उसके बाद रिटर्न कंसेंट का जो पॉइंट है, दैट वोंट अप्लाई टू अ गवर्नमेंट कंपनी इफ अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर इज बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, एंड ऑल्सो टू सेक्शन 8 कंपनी, ये अप्लाई नहीं करेगा। बट हाँ, दोनों गवर्नमेंट एंड सेक्शन 8 कंपनी को वो कब अप्लाई नहीं करेगा, जब डिफॉल्ट नहीं हुआ है 137 एंड 92। 52 सबसेक्शन 6 रिटायरमेंट बाय रोटेशन। थोड़े लोग रोटेशनल डायरेक्टर्स होते हैं, उसमें से थोड़े लोग रिटायर होते हैं एट एवरी जनरल मीटिंग। तो अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो एओए कैन अलाउ फॉर परमानेंट डायरेक्टर्स। पहले तो ये देखना, मतलब नो रिटायरमेंट नथिंग, परमानेंट फॉर लाइफ योर डायरेक्टर्स। बट अगर एक पब्लिक कंपनी है या एक प्राइवेट कंपनी इज अ सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी, तो उनके लिए इफ एओए प्रोवाइड फॉर रिटायरमेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स एट एजीएम, देन फॉलो दैट। बट समझो अगर एओए नहीं बोलता है कि सारे रिटायर नहीं होंगे, तो फिर अदरवाइज फाइंड रोटेशनल डायरेक्टर्स विच आर 2/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स माइनस इंडिपेंडेंट माइनस नॉमिनी। ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, बट यहाँ पर स्टडी मटेरियल ने इसको इंक्लूड कर दिया है कि टोटल माइनस आईडी माइनस नॉमिनी लेंगे। उसके अलावा जो था ना एडिशनल स्मॉल शेयर होल्डर, ये वो, उन सबको यहाँ से माइनस नहीं करना। ओके, नीचे पढ़ेंगे, नीचे एक चार्ट बनाया। तो पहले रोटेशनल डायरेक्टर ढूंढने का, 2/3 इंटू टोटल माइनस आईडी माइनस नॉमिनी। उसमें से डायरेक्टर्स हु शैल रिटायर, मतलब इधर जो नंबर है ना तुमको, उसका 1/3 निकाला है, 1/3 ऑफ रोटेशनल। अच्छा, जो 2/3 है ना, उसको राउंड ऑफ टू नेक्स्ट नंबर करना, और जो 1/3 है उसको राउंड ऑफ टू नियरेस्ट नंबर करना। ऑल डायरेक्टर्स, चाहे रोटेशनल हो या ना हो, शैल बी अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड एट जनरल मीटिंग्स ओनली। एग्जाम्पल, 10 डायरेक्टर है, ABCDEFGHIJ, उसमें से समझो 3 इंडिपेंडेंट है, लास्ट वाले 3 जो है ना, ये लोग इंडिपेंडेंट है, तो इसको एक्सक्लूड करेंगे तो 2/3 ऑफ 7 होने वाला है। इतने रोटेशनल है 4.66, इसको क्या बोला है, नेक्स्ट नंबर पे डाल दो 5। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हु शैल रिटायर, तो ये 5 जो है उसका 1/3 विच इज 1.66, नियरेस्ट नंबर 2। और एक एग्जाम्पल, समझो टोटली 10 डायरेक्टर है, तो 10 का 2/3 6.67, नेक्स्ट नंबर पे डालो 7। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हु शैल रिटायर, तो 7 का 1/3, तो ये 2.33 आया, तो नियरेस्ट नंबर अब 2 आएगा। तो इतने लोग क्या होंगे, रिटायर होंगे एट द नेक्स्ट जनरल मीटिंग। बट कंट्रोवर्सी यही है कि सम डायरेक्टर्स आर नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन ड्यू टू अदर सेक्शंस फिक्सिंग देयर टेन्योर, लाइक आईडी है 149 में, नॉमिनी डायरेक्टर है 161 सबसेक्शन 3 में। ये दोनों को इंस्टीट्यूट ने बोल दिया है कि ये दोनों को एक्सक्लूड करो, फिर 2/3 निकालो। बट और भी है, जैसे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर 151 में, एडिशनल 161 सबसेक्शन 1 में, क्योंकि ये हर एजीएम में, मतलब कि नेक्स्ट एजीएम जो आने वाला है उसमें ये लोग निकल जाते हैं। एंड एमडी होल टाइम डायरेक्टर, इनके लिए इट डिपेंड्स ऑन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है ना कि भाई ठीक है, तो 3 इयर्स के लिए अपॉइंटेड है, तो फिर वो रिटायर नहीं होएगा। बट समझो अगर उसमें नहीं लिखा है, तो फिर वो भी लायबल टू रिटायर हो जाएगा। आफ्टर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हु शैल रिटायर, अगर तुमने ये ढूंढ लिया ना कि वो 10 में से 2/3 फिर 1/3 करके समझो 2 डायरेक्टर है जो रिटायर हो रहे हैं, देन विच डायरेक्टर शुड एक्चुअली रिटायर, तो फीफो मेथड यूज करने का। those who have been in office for the longest time since appointment। और समझो अगर 2 डायरेक्टर एक ही डेट पे अपॉइंट हुए थे, समझो कि टाई हो गया, 2 नहीं 3 लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर एटलीस्ट 2, समझो 10 वाले एग्जाम्पल में 2 डायरेक्टर को रिटायर होना है, एंड समझो 3 डायरेक्टर्स थे जो लोग सेम डेट पे अपॉइंट हुए थे। तो इफ डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड ऑन द सेम डे, मतलब इफ देयर इज अ टाई, देन रिटायर बेस्ड ऑन म्यूचुअल अग्रीमेंट, तीनों आपस में कुछ तो भी अग्रीमेंट करके रिटायर हो जाएंगे, और एल्स बाय लॉट, चिट्ठी बेसिस पे, लकी ड्रॉ टाइप, तीनों का नाम लिखो, जिसका 2 जन का चिट्ठी आया वो लोग रिटायर हो जाएंगे। They retire at the AGM. What if AGM could not be held on due date? तो भी ड्यू डेट पे जॉब छोड़ना पड़ेगा, मतलब AGM will be held at a later date, but the retiring directors cannot hold office after the due date। तो नॉर्मली जो सितंबर वाला होता है वहां तक उनका ऑफिस रहेगा। AGM में होता क्या है, तो 1/3 विल रिटायर, उनका वैकेंसी फिल करेंगे या नहीं करेंगे, समझो टू फिल द वैकेंसी रिटायरिंग डायरेक्टर कैन बी रीअपॉइंटेड। मतलब समझो मिस्टर ए जो है वो रिटायर हुआ, क्या मिस्टर ए को वापस रीअपॉइंट कर सकते हैं? हाँ जी। अच्छा, मिस्टर ए के बदले क्या मिस्टर बी को ला सकता है? वो भी चलेगा ना। अदर डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड, ये भी चलेगा। या फिर वैकेंसी फिल ही नहीं करना है, तो द कंपनी में रिजॉल्व नॉट टू फिल द वैकेंसी इफ मिनिमम डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन बीओडी। समझो मैं एक पब्लिक कंपनी हूँ और मुझे मिनिमम 3 डायरेक्टर तो चाहिए, तो 3 छोड़ो, मेरे पास 7 डायरेक्टर्स ऑलरेडी है। आफ्टर समझो कि 10 में से समझो 3 रिटायर हो गए, या अपन एग्जाम्पल कोई स्टिक कर दे, 10 में से समझो 2 रिटायर हो गए, अभी भी मेरे पास 8 है।
मिनिमम तो मुझे सिर्फ 3 ही चाहिए ना, कौन बोलता है ये? 149 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए बोलता है। तो ठीक है, देन रिजॉल्व नॉट टू फिल द वैकेंसी, ये भी चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो 152 सबसेक्शन 7 डीम्ड रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। ऐसा है कि इफ वैकेंसी इज नॉट फिल्ड एट एजीएम या फिर कंपनी हैज नॉट रिजॉल्व नॉट टू फिल द वैकेंसी, मतलब कंपनी ने ऐसा डिसीजन नहीं लिया है कि हम नहीं भरेंगे वैकेंसी, तो इन दैट केस मीटिंग अडजर्न हो जाएगी नेक्स्ट वीक पे, सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। अगर हॉलीडे निकला तो नेक्स्ट या सक्सीडिंग वर्किंग डे। अच्छा, अडजर्न मीटिंग में भी सेम हुआ तो इफ वैकेंसी इज नॉट फिल्ड, इफ कंपनी हैज नॉट रिजॉल्व नॉट टू फिल द वैकेंसी, अर्जेंट मीटिंग में भी अगर ये हुआ, देन द रिटायरिंग डायरेक्टर इज डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड। बट एक्सेप्शन है लूडोज करके, नो डीम्ड रीअपॉइंटमेंट। ये लूडोज वाले केस में रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा डीम, एल से आएगा इन दैट मीटिंग और एनी प्रीवियस मीटिंग अ रेजोल्यूशन हैज बीन पुट टू वोट एंड लॉस्ट। उसको अपॉइंट करने के लिए रेजोल्यूशन डाला था हमने, बट वोट्स नहीं मिले एंड इट वाज लॉस्ट, देन हाउ कैन यू से कि वो डीम्ड रीअपॉइंटेड है? यू से आएगा, ये एक्सप्रेस इज अनविलिंगनेस टू बी रीअपॉइंटेड बाय नोटिस इन राइटिंग टू द कंपनी और बीओडी। डी से आएगा, ही इज डिस्क्वालिफाइड, 164 में आएगा ये, सेक्शन 164 में डिस्क्वालिफाइड रहेगा। तो ओ से आएगा, ओ आर और एस आर इज नीडेड टू अपॉइंट अंडर सम प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, तो फिर तुमको ओ आर एस आर पे जाना पड़ेगा। एस सेक्शन 162 इज एप्लीकेबल, मतलब कि 2 और मोर अपॉइंटमेंट्स अंडर वन रेजोल्यूशन इज वॉइड। तो अगर समझो 2 डायरेक्टर रिटायर हुए एंड दोनों को तुम डीम्ड रीअपॉइंट कर रहे हो, तो वो एक रेजोल्यूशन से नहीं हो सकता है, तो डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, अलग अलग रेजोल्यूशन पास करो उसके लिए। फिर 152 6 एंड 7 जो है, इट विल नॉट अप्लाई टू अ गवर्नमेंट कंपनी अदर देन लिस्टेड, मतलब कि अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी होगी जिसमें 51% इज हेल्ड बाय सीजीएसजी और बोथ, या फिर उसकी सब्सिडियरी, मतलब ऐसी ही कंपनी जिसकी सब्सिडियरी। तो अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी है, उसको भी अप्लाई नहीं करेगा रोटेशन का पूरा कॉन्सेप्ट, इफ देयर इज नो डिफॉल्ट अंडर 137 एंड 92 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न। फिर डिन का कॉन्सेप्ट 153 से लेके 159, ये डिन जो होता है, इट इज लाइक एन आइडेंटिटी ऑफ द डायरेक्टर। जैसे अपने को पैन वगैरह मिलता है, वैसे डायरेक्टर का डिन जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट। तो 153 बोलता है, एवरी इंडिविजुअल इंटेंडिंग टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन अ कंपनी मस्ट अप्लाई टू द सीजी फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन। तो एक एप्लीकेंट है, इफ यू वांट्स टू बी अ डायरेक्टर इन एनी एग्जिस्टिंग कंपनी, कंपनी ऑलरेडी है, मुझे डायरेक्टर बनना है, तो ई फॉर्म DIR 3 प्लस फी प्रिस्क्राइब सीजी के पास भेजना है तुमको, सब ऑनलाइन अपलोड होता है। एंड समझो, अगर मैं एग्जिस्टिंग कंपनी में नहीं जा रहा हूँ, मैं खुद एक कंपनी बना रहा हूँ और उसमें डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, तो इफ द एप्लीकेंट में आएंगे मैक्सिमम 3 डायरेक्टर्स प्रपोज व्हाइल फॉर्मिंग अ न्यू कंपनी, तो उनको DIR 3 नहीं करना है, उनको ई फॉर्म INC 32 और स्पाइस भरना है अलॉन्ग विथ फीस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। DIR 3 का क्या सीन है, तो डाउनलोड मारो, fill the details, attach your photo, ID proof, address proof, specimen signature attach करो, and board resolution proposing appointment as a director in existing company। ये ऊपर वाले केस का बात करें, DIR 3 का बात करें कि अगर एग्जिस्टिंग कंपनी में बनना है तो उनका एक बोर्ड रेजोल्यूशन भी लगेगा जो प्रपोज करता है कि मिस्टर ए को हम अपॉइंट करने वाले, एंड देन मिस्टर ए वही अटैचमेंट DIR 3 में दे देगा। साइन वाइन करना है तो हाँ, इट मस्ट बी सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली आफ्टर साइनिंग वाया DSC। मिस्टर ए कर रहा है अप्लाई, तो मिस्टर ए का DSC, एंड इट मस्ट बी वेरीफाइड बाय या तो CS एम्प्लॉयड होल टाइम बाय द कंपनी और MD CEO CFO ऑफ अ कंपनी इन विच ही इज टू बी अपॉइंटेड। अगर ये तो नॉनसेंस है, बवाल है, if a person has no surname or last name, then his or her father's or grandfather's surname shall be used, fully nonsense, along with declaration in form DIR 3A। फिर आता है सेक्शन 154, सीजी शैल अलॉट डिन इन 1 मंथ फ्रॉम द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब 1 महीने का टाइम रहेगा। रूल 10 बोलता है, वेर एप्लीकेंट सबमिट्स DIR 3, वहां से एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। यहाँ पे ये 2 पहाड़ बनाए हुए हैं, ये एक नोट है जो नीचे अपन पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ समझो ये DIR 3 को सबमिट किया एप्लीकेंट ने, एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, उसके 1 महीने के अंदर सीजी विल आइदर अप्रूव एंड अलॉट द डिन, और इट विल फाइंड इट इनकम्प्लीट और डिफेक्टिव, या फिर वो उसको रिजेक्ट कर देगा, और रिजेक्ट करेगा तो रिफंड तो तुमको नहीं ही मिलने वाला, बिकॉज गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के लिए दिस इज बिजनेस यो, ऐसे होता है। तो 3 चीज हो सकती है, सीजी फाइंड्स इट इनकम्प्लीट और डिफेक्टिव, डायरेक्टली रिजेक्ट कर देगा, या फिर वो अप्रूव करके अलॉट कर देगा। अगर वो इनकम्प्लीट या डिफेक्टिव
मानता है, देन सीजी विल प्लेस इट ऑन दी वेबसाइट। ये यूजुअली तुमको एमसीए के वेबसाइट पे मिलेगा। प्लस इट विल नोटिफाई द एप्लीकेंट बाय ईमेल। अब वहां से जब से ये नोटिफाई हुआ, वेबसाइट पे गया, तब से 15 दिन के अंदर एप्लीकेंट मस्ट वेरीफाई और रेक्टिफाई। एप्लीकेंट 15 दिन के अंदर वो रेक्टिफाई कर दे। इफ रेक्टिफाइड पार्शियली, then CG shall reject it and ask the applicant to file a fresh application with correct info. अगर रेक्टिफाई नहीं किया, देन सीजी विल ट्रीट एंड लेबल इट एज इनवैलिड, मतलब अगेन तुमको वापस अप्लाई करना पड़ेगा। इफ रेक्टिफाइड, देन सीजी विल अलॉट द डिन। और पहले दोनों केसेस में अगर तुमने रेक्टिफाई पार्शियली किया या किया ही नहीं, तो भी तुमको फीस तो रिफंड नहीं मिलने वाला, वो याद रखो। और वो जो पहाड़ बनाए थे ऊपर, एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, तो वहां पे ऐसा है, फॉर नेशनल्स ऑफ कंट्री शेयरिंग लैंड बॉर्डर विथ इंडिया, जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान वगैरह, एप्लीकेशन नंबर शैल बी जनरेटेड ओनली इफ सिक्योरिटी क्लियरेंस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अटैच्ड विद द एप्लीकेशन। तो इन लोगों के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सेम अमेंडमेंट जो है, वो अपना जो डीडीसी वाला था, इफ यू रिमेम्बर, उसको डिक्लेरेशन देना है, डिन देना है, एंड साथ में रिटर्न कंसेंट देना है। तो रिटर्न कंसेंट के साथ साथ भी उसको ये अटैच करना है अगर डायरेक्टर बनना होगा तो ये सेम अमेंडमेंट यहाँ पे भी इन्होंने डाल दिया। फिर आता है 155। 155 बोलता है कि तुम सिर्फ एक ही दिन यूज कर सकते हो पूरे लाइफ में, एक से ज्यादा नहीं चलेगा। इंडिविजुअल इफ ही हैज बीन अलॉटेड दिन अंडर 154, then he or she cannot apply for, cannot obtain, cannot possess another din. फिर आता है 156। तो एवरी डायरेक्टर शैल इंटीमेट हिज दिन टू द कंपनीज वेयर ही इज अ डायरेक्टर विद इन 1 मंथ फ्रॉम रिसीट ऑफ दिन। अच्छा, ये आज की तारीख में वैलिड नहीं है, ये 2007 वाले लोगों के लिए है। देखो, ऐसा है कि डायरेक्टर जो है, रूल 10 है, बोलता है ओनली दोज who were directors in one or more company on or before 30 June 2007 and has not yet intimated din। ऐसे लोगों को बोला है कि तुमको जब भी दिन मिला ना, उसके 1 मंथ के अंदर DIR 3B देना है कंपनी को। दैट इज एन इंटीमेशन कि देखो मेरे पास दिन आ गया है, ये 156 बोलता है। फिर कंपनी DIR 3C फाइल करेगा विद द ROC, वही दिन इंटीमेट करने के लिए आगे। तो विद इन 15 days फ्रॉम रिसीविंग DIR 3B, तो 3B आया, उसके 15 दिन में 3C जाएगा। ओके, वही 157 में लिखा। देखो 157, कंपनी शैल इंटीमेट द ROC विद इन 15 days फ्रॉम रिसीट ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम डायरेक्टर। कॉन्ट्रावेंशन, तो कंपनी ने कॉन्ट्रावेंशन किया तो पेनल्टी ऑफ 25,000 है, बट ऑफिसर इन डिफॉल्ट ने किया तो पेनल्टी एटलीस्ट। ये दोनों में फर्क है, ऑफ एंड एटलीस्ट में फर्क है। कंटिन्यूइंग रहेगा तो दोनों के लिए सेम है, 100 पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 लाख। 158, every person or company must furnish DIN where particulars or info related to director in any filings। किधर भी कुछ भी जगह पे अगर डायरेक्टर का नाम आया तो उसका DIN साथ में मुफ्त आएगा ही आएगा। फिर 159 था, इंडिविजुअल और डायरेक्टर वायोलेटिंग सेक्शन 152, 155, 156। 152 था अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड रोटेशन ऑफ डायरेक्टर। 155 था तुमको जो DIN आया है, ओनली 1 दिन कैन बी यूज्ड, दूसरे के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। एंड 156 में इंटीमेट द कंपनी इन DIR 3B विद इन 1 मंथ ऑफ रिसीट ऑफ दिन। अगर वायोलेट मारा तो पेनल्टी अप टू 50,000 है, मतलब मैक्स 50,000 है। फर्दर पेनल्टी है 500 पर डे तक। उसके बाद रूल 11 था कैंसिलेशन, सरेंडर, डीएक्टिवेशन, रीएक्टिवेशन। तो पहला है कैंसिलेशन और डीएक्टिवेशन। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तुम्हारा डिन जो है कैंसिल या डीएक्टिवेट कर सकता है। तो कैंसिलेशन और डीएक्टिवेशन ऑफ डिन बाय सीजी और आरडी। आरडी कौन है? नॉर्दर्न रीजन वाला, नोएडा वाला। और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय आरडी वो कैंसिल या डीएक्टिवेट कर सकते हैं कभी, व्हेन देयर इज अ डुप्लीकेट डिन फॉर द सेम पर्सन, व्हेन ही डाइड, ही बिकेम अ अनसाउंड माइंड या इंसॉल्वेंट। दोनों केस में रॉबिनहुड नहीं देने का, डायरेक्टली कैंसिल कर दो। सिमिलरली लास्ट केस में भी रॉबिनहुड नहीं देना, व्हेन इंडिविजुअल डज नॉट फाइल फॉर्म DIR 3 KYC विद इन द टाइम स्टिपुलेटेड अंडर रूल 12। क्या है तो करंटली है 30 अप्रैल, मतलब फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसके 30 दिन के अंदर करना होता है। नहीं किया तो डायरेक्टली कैंसिल। या फिर डिन ऑब्टेन वाया रॉन्गफुल मींस, जैसे कि इलीगल, इनकम्प्लीट या फॉल्स डॉक्यूमेंट देके, वो बोला था ना DIR 3 में अटैच करना था तो सब फॉल्स, फेक आईडी, फेक एड्रेस प्रूफ डाला रहेगा। रॉन्गफुल सर्टिफिकेशन, CA है ना, सर्टिफाई करता है वो डॉक्यूमेंट्स, उसने रॉन्गफुली या फ्रॉडुलेंटली सर्टिफाई किया या देयर वाज एनी फ्रॉडुलेंट मोटिव, तो इसमें रॉबिनहुड तो मिलेगा, उसके बाद ही वो डीएक्टिवेट या कैंसिल होएगा। फिर आता है सरेंडर। सामने से मैं कर सकता हूँ सरेंडर, हाँ, बट डिन होल्डर जो है ही विल हैव टू अप्लाई इन DIR 5 along with a declaration
that he was never appointed as director and DIN was never used for filing any document, तो ही तुम सरेंडर कर सकते हो। अच्छा, अगर समझो मैं डायरेक्टर अपॉइंट हुआ था या फिर कोई फाइलिंग में मेरा DIN गया है, तो क्या कर सकता हूँ? तो कुछ नहीं, DIR3 KYC मत करो, अपने आप डीएक्टिवेट हो जाएगा। रीएक्टिवेट करने के लिए क्या करना है? ई फॉर्म DIR3 प्लस फीस अगेन, जैसे तुमने अप्लाई किया था वैसे। फिर रूल 12 था चेंजेस इन पर्टिकुलर्स स्पेसिफाइड इन डिन एप्लीकेशन। ई फॉर्म DIR3 में जो पर्टिकुलर्स डाला था ना, समझो एड्रेस चेंज हो गया, सरनेम चेंज हो गया, जो भी है, तो सबमिट DIR6 विद इन 30 days ऑफ अ चेंज ऑफ पर्टिकुलर्स प्लस अटैच अ प्रूफ ऑफ चेंज, ऑल्सो गेट इट सर्टिफाइड बाय PCA PCS PCA में। डिन सेल ऑफ MCA जो है ना, वो इंटीमेट करेगा चेंजेस ROC को, मतलब तुमको नहीं करना, डिन सेल करेगा। एंड डायरेक्टर हैव टू इंटीमेट इन 15 days फ्रॉम चेंज टू द कंपनी, मतलब अगर चेंज हुआ तो चेंज होने के 15 दिन के अंदर तुमको कंपनी के पास जाना है और 30 दिन के अंदर CG के पास जाना है। इसका मतलब ये हो गया, इधर आएगा DIR6। इसके बाद सेक्शन 160, बाहर वालों को डायरेक्टर बनना है तो कैसे बन सकते हैं? तो राइट ऑफ पर्सन्स टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप रेड विथ रूल 13। इसमें रिटायरिंग डायरेक्टर्स नहीं काउंट करेंगे, जो लोग रोटेशन से रिटायर होते हैं ना, उनको हमने एक्सक्लूड किया है, उनके लिए 160 अप्लाई ही नहीं करेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट वगैरह का प्रोविजन डाल के रखा था। तो अदर देन रिटायरिंग कोई भी बाहर वाले को बनना है ना, तो वो बन सकता है। समझो केविन सर को बनने का रिलायंस में, तो पर्सन विलिंग एंड एलिजिबल टू बिकम डायरेक्टर, मतलब कि केविन सर खुद या फिर अ मेंबर ऑफ रिलायंस, मेंबर ऑफ द कंपनी हु इंटेंड्स टू प्रपोज एनीवन एज अ डायरेक्टर, मतलब एक मेंबर है, वो चाहता है कि केविन सर रिलायंस में डायरेक्टर बने, तो जो भी है, या तो केविन सर या तो वो मेंबर शैल लीव अ रिटन नोटिस 14 days प्रायर टू द जनरल मीटिंग एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। ये जनरल मीटिंग होने वाला उसके 14 दिन पहले ये नोटिस आ जाना चाहिए। सेंडर ऑफ द नोटिस जो भी है, ये केविन सर खुद है या वो मेंबर है, मस्ट डिपॉजिट 1 लाख रुपीज नॉर्मली, बट निधि कंपनी है तो 10,000, 1 लाख या 10,000 डिपॉजिट करना होगा। बट एक्सेप्शन है, नो नीड ऑफ एनी डिपॉजिट इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ID या इन केस अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इज रिकमेंडेड by NRC nomination remuneration committee under 178 या BOD if the company is not required to form NRC, मतलब कि अपने ही कंपनी का BOD या NRC उसको रेकमेंड कर रहा है तो काय का डिपॉजिट। सिमिलरली ID अपॉइंट हो रहा है तो काय का डिपॉजिट। ID क्या है, बहुत ही कम लोग बनने वाले हैं ना एनीवे, और डेटा बैंक जो है वो भी बहुत लिमिटेड होता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन आके ID बन सकता है। तो ठीक है, ये तीनों केस में नो नीड ऑफ डिपॉजिट। अच्छा, नोटिस आया ना 14 days प्रायर टू द मीटिंग, किसको आया? कंपनी को आया। अब कंपनी को बोला है एटलीस्ट 7 days बिफोर द मीटिंग सर्व इंडिविजुअली और नोटिस टू ऑल मेंबर्स, हर एक मेंबर को इंडिविजुअली नोटिस भेजो। प्लेस द नोटिस ऑफ कैंडिडेचर ऑन इट्स वेबसाइट इफ एनी, वेबसाइट है तो उस पर भी डाल दो। अच्छा, इंडिविजुअली नहीं भेजना है तो एडवर्टाइज कर लो उसको इन एटलीस्ट 1 वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर एंड एटलीस्ट 1 इंग्लिश न्यूज़पेपर सर्कुलेटिंग इन द डिस्ट्रिक्ट वेयर द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। तो फिर नो नीड टू सेंड इंडिविजुअल नोटिसेस। ओके, ये 7 दिन पहले करना है मीटिंग के। अब मीटिंग में क्या होएगा? मीटिंग में या तो अपॉइंट होएगा या तो नहीं होएगा। तो क्या डिपॉजिट रिफंड होएगा? तो ऐसा है, नॉर्मली इट इज रिफंडेड टू द पेयर इफ द प्रपोज्ड पर्सन गेट्स इलेक्टेड या गेट्स सिलेक्टेड। केविन सर जो है डायरेक्टर बन गए, मतलब उसको 50% वोटिंग आ गया, जो ऑर्डिनरी के लिए चाहिए होता है मोर देन 50 जो भी है। इफ द पर्सन इज नॉट सिलेक्टेड बट गेट्स मोर देन 25% वोट्स बाय शो ऑफ हैंड्स और पोल, तो भी चलेगा। मतलब कि मोर देन 25 अगर तुमको मिला, भले तुम सिलेक्ट नहीं हुए, पर अगर मोर देन 25 भी मिला है ना, ठीक है चलेगा, तुमको रिफंड कर देंगे। 24% मिला तो रिफंड नहीं, फोरफिट हो जाएगा। फोरफिट मतलब क्या? अभी कंपनी का इनकम हो गया, वो तुमको वापस नहीं मिलेगा। बट सेक्शन 8 कंपनी है ना, तो BOD के पास ऑप्शन है, कोई भी केस में 20% हो या 25% हो, जो भी है XYZ, उसके पास ऑप्शन दिया गया है कि तुमको रिफंड करना है नहीं। सो BOD शैल डिसाइड वेदर टू रिफंड और फोरफिट if he did not receive more than 25% votes. If directors were appointed under 161 subsection 1, 2, 3, 4, मतलब additional, alternate, अपना nominee and casual vacancy director, they are to be appointed as regular directors and follow 160। मतलब ये जो है ना 161 subsection 1, 2, 3, 4, उसमें अलग अलग ways लिखे अपॉइंटमेंट के। अगर उनको
समझो एडिशनल, ऑल्टरनेट, ये वो अलग अलग टाइप के कैटेगरी से निकल के रेगुलर डायरेक्टर बनना है तो 160 ही फॉलो करना है। इफ अ पर्सन रिटायर्स बाय रोटेशन एंड इज रीअपॉइंटेड, अगर कोई रिटायर होकर रीअपॉइंट होता है तो 160 अप्लाई ही नहीं करेगा, नो नीड टू फॉलो 160। बट अ न्यू पर्सन इज टू बी अपॉइंटेड इन हिज प्लेस, रिप्लेस हो रहा है तो फिर हाँ 160 फॉलो करना पड़ेगा। मतलब कि तुमको डिपॉजिट वगैरह देना पड़ेगा 1 लाख का, नो नीड ऑफ डिपॉजिट अगर एनआरसी या बीओडी उसको रिकमेंड कर रहा है तो। ये जो सेक्शन है वो किसको किसको अप्लाई नहीं करेगा। 160 will not apply to a government company in which 100% of paid up share capital is held by CGSG और वो full government company बोलेंगे इसको, and उसका subsidiary, तो ऐसी 100% गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिडियरी, फिर प्राइवेट कंपनी, फिर सेक्शन 8 कंपनी हुज AOA प्रोवाइड्स फॉर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर बाय बैलेट। ऊपर के अपन ने पोल और शो ऑफ हैंड्स वगैरह देखा ना, अगर बैलेट से बोला है AOA ने तो फिर ये सेक्शन तुमको अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्टली बैलेट बॉक्स से तुम उसका वोटिंग कर लो। बट हाँ, इफ नो डिफॉल्ट अंडर 137 एंड 92 वो तो बाय डिफॉल्ट रहेगा। सेक्शन 161, इसमें 4 टाइप, एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर और कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर। 161 सबसेक्शन 1 बोलता है एडिशनल डायरेक्टर के बारे में। AOA अगर बोलता है पावर है तो ही ये सेक्शन अप्लाई करना। सो AOA may confer upon the BOD the power to appoint AD। अगर AOA कुछ नहीं बोलता है तो delete this section from your book। AD shall hold office up to next AGM date or the last date when the AGM should have been held, whichever is earlier। तो अगर तुम्हारा AGM डिले हो गया फिर भी उसको ड्यू डेट पे छोड़ना पड़ेगा ऑफिस, तो whichever is earlier आएगा। A person who fails to get appointed as a director in a general meeting cannot be appointed as AD। मतलब कि अगर तुम पहले डायरेक्टर बनने के लिए आए थे और फेल हो गए थे then you can't become additional director। 160 must be followed and he must have a DIN वगैरह, तो सब नॉर्मल डायरेक्टर का जो रिक्वायरमेंट है वही लगेगा। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, रेगुलर डायरेक्टर इज अपॉइंटेड एट जनरल मीटिंग बट एडिशनल डायरेक्टर वो है विच इज अपॉइंटेड बिटवीन 2 जनरल मीटिंग्स। तो अर्जेंसी वगैरह का कोई केस रहेगा बीच में तो यू कैन ऑलवेज अपॉइंट AD एंड वो नेक्स्ट जनरल मीटिंग पे निकल जाएगा। For your information, if AOA does not give the power, 161 subsection 1 will not be applicable। फिर 161 subsection 2 alternate director। alternate director के लिए 2 ऑप्शन है। BOD पहली बात तो अपॉइंट करने वाला है, BOD can appoint alternate director if पहला ऑप्शन ऑथराइज्ड बाय AOA और if authorized by resolution in general meeting। तो अगर ये दोनों में से कोई भी एक ऑथराइज करता है BOD को तो BOD कैन अपॉइंट। अच्छा, एक सिंगल डायरेक्टर नहीं कर सकता अपॉइंट, पूरा BOD को करना पड़ेगा। ओनली व्हेन अ डायरेक्टर इज एब्सेंट for at least 3 months from India who cannot become alternate director। तो ऐसा है, a person who is already a director in that company, मिस्टर ए अगर डायरेक्टर है रिलायंस में तो मिस्टर ए alternate डायरेक्टर नहीं बन सकता रिलायंस में। if he is an alternate director for some other director of that company, अगर मिस्टर ए एक alternate director है रिलायंस में for let's say मिस्टर एक्स, तो अब वो मिस्टर वाई के लिए alternate director नहीं बन सकता। मतलब एक कंपनी में अगर तुम डायरेक्टर हो तो अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन पाओगे, एंड वही कंपनी में अगर तुम अल्टरनेट डायरेक्टर हो देन अगेन वापस अल्टरनेट डायरेक्टर दूसरे के लिए नहीं बन पाओगे। टेन्योर क्या रहेगा, तो जब तक ओरिजिनल डायरेक्टर रहता तब तक, तो टिल द पीरियड परमिसिबल टू द ओरिजिनल डायरेक्टर ही शैल वेकेट द ऑफिस व्हेन द ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न्स टू इंडिया। इसमें वो एक मॉक वाला क्वेश्चन देख लेने का कि एक दिन के लिए खाली वो आया था कैजुअली फिर वापस चला गया, तो इन दैट केस ही वोंट वेकेट। फिर आएगा एनी अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट, एनी ऑटोमेटिक अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर्स शैल अप्लाई ओनली टू द ओरिजिनल डायरेक्टर। इसका मतलब ये है कि समझो 152 सबसेक्शन 7 में डीम्ड रीअपॉइंटमेंट हुआ, ये ओरिजिनल डायरेक्टर रिटायर हुआ बाय रोटेशन एंड उसका डीम्ड रीअपॉइंटमेंट हो गया, तो वो डीम्ड रीअपॉइंटमेंट जो है वो ओरिजिनल डायरेक्टर को अप्लाई करेगा। मतलब ऑल्टरनेट डायरेक्टर का तो ऑफिस गया है, अगर करना है तो आप वापस उसको अपॉइंट कर लो। सिमिलरली इफ ओरिजिनल डायरेक्टर डाइज, मतलब वेकेट हो गया उसका ऑफिस, तो ऑफिस ऑफ ऑल्टरनेट डायरेक्टर विल आल्सो बी वेकेटेड। ऑल्टरनेट डायरेक्टर भी अगेन ऐसे देखोगे तो नॉर्मल डायरेक्टर जैसे रिक्वायरमेंट्स है, तो डिन होना चाहिए, कंसेंट देना चाहिए DIR 2 में, एंड कंपनी विल हैव टू फाइल DIR 12 विद द ROC। इफ ओरिजिनल डायरेक्टर ID है तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर मस्ट आल्सो बी एलिजिबल टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज पर 149 सेक्शन 7। फिर 161 सबसेक्शन 3 आता है नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर कौन होता है, तो उसको BOD ही अपॉइंट करने वाला है। डोंट गेट कंफ्यूज, ऐसा नहीं होता है कि अपना जो लेंडर है वो आके अपॉइंट करेगा, वो सिर्फ नॉमिनेट करता है।
तो इफ एओए एम्पावर्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अगेन एओए नहीं बोलता है तो ये सेक्शन को डिलीट कर देने का. तो if AOA empowers the BOD can appoint a person a nominee director nominated by an institution as per any provisions of law or agreement. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह होता है, तो अगर उसने नॉमिनेट किया एंड अगर बीओडी को लगता है अपॉइंट करना चाहिए तो बीओडी करेगा. मतलब पावर इज विद द हैंड्स ऑफ बीओडी. शेयर होल्डर्स कांट इंटरफियर हियर क्योंकि एओए ने पावर दिया है बीओडी को. Similarly, nominee director can be nominated by central government or state government by virtue of their shareholding in government company. Government company में इनका at least 51% रहेगा stake. So in that case, they can also appoint or rather they can also nominate some person to be a nominee director. अब BOD can't interfere. क्यों? Because ultimately shareholders ही appoint करते हैं ना directors को. Ordinary resolution in general meeting के नाम पे. तो अगर गवर्नमेंट कर रहा है उसको तो हाउ कैन बीओडी इंटरफियर? तो बीओडी can't interfere in this case. फिर आता है कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर CVD 161 subsection 4. तो if the office of a director appointed at general meeting is vacated before his tenure expires, उसका टेनोर खत्म होने के पहले अगर वेकेट हो गया, किसका? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओनली दैट डायरेक्टर विच इज अपॉइंटेड एट अ जनरल मीटिंग, देन द वैकेंसी मे be filled by BOD at board meeting, which shall subsequently be approved by members in the immediate next general meeting. बहुत सारा चीज एकदम ध्यान से बारीकी से. पहली बात तो जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुआ डायरेक्टर सिर्फ वही अगर वेकेट कर जाता है तो CVD हो जाएगा. देन वैकेंसी मे बी फिल्ड, मतलब BOD के पास ऑप्शन दिया गया है. ओके, इधर AOA का रिक्वायरमेंट नहीं बोला है, इधर BOD को डायरेक्टली 161 सबसेक्शन 4 ने पावर दे दी है. तो बोर्ड मीटिंग में फिल करो, उसके बाद नेक्स्ट जनरल मीटिंग में अप्रूव करवा लो. फॉलो AOA रेगुलेशंस इफ एनी, लाइक लेट्स से टाइम लिमिट. AOA में लिखा रहेगा ना कि कैजुअल वैकेंसी अगर फिल करना है तो 30 दिन के अंदर कर लो, तो वो सब फॉलो करो. सो फॉर योर इन्फो, 161 सबसेक्शन 4 कन्फर्स द पावर ऑन BOD एंड नॉट द AOA. मतलब अगर हम सब डायरेक्टर का देखें ना तो 161 सबसेक्शन 1 जो है एडिशनल डायरेक्टर, उसके लिए AOA का चाहिए पावर. सबसेक्शन 2 जो है ऑल्टरनेट डायरेक्टर, उसके लिए या तो AOA या तो फिर रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, तो ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकता है. फिर थर्ड वाले सबसेक्शन में AOA पावर देना चाहिए तो अपॉइंट नॉमिनी डायरेक्टर. बट फोर्थ वाले में 161 सबसेक्शन 4 उसको पावर दे दिया है BOD को. ओके, टेनोर क्या रहेगा? तो सेम ओरिजिनल जब तक होता तब तक, up to the date up to which original director would have held the office. What is casual vacancy? तो superb था इसमें cases death, resignation, removal, disqualification लग गया तो it is casual vacancy. But if office of casual vacancy director is vacated, समझो मिस्टर A का vacancy हुआ तो B आया, अब B का भी vacancy हुआ तो is it casual vacancy? The answer is no. क्यों? Since director appointed at general meeting must vacate the office, तो ही वो casual vacancy है. CVD किधर अपॉइंट हुआ था? बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट हुआ था, फिर जनरल मीटिंग में अप्रूव हुआ था. तो ये बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट हुआ था, इसके लिए उसका वैकेंसी कैजुअल वैकेंसी नहीं है. सिमिलरली ऑफिस ऑफ एडिशनल डायरेक्टर इज वेकेटेड. एडिशनल डायरेक्टर किधर अपॉइंट हुआ था? बिटवीन 2 जनरल मीटिंग्स, मतलब ये भी बोर्ड मीटिंग में हुआ था, तो अगेन ये भी कैजुअल वैकेंसी नहीं माना जाएगा. डायरेक्टर अपॉइंटेड एट जनरल मीटिंग बट डिड नॉट अज्यूम ऑफिस. डिड नॉट अज्यूम ऑफिस मतलब शुरू ही नहीं किया, तो काय का कैजुअल वैकेंसी? सिंस ही डिड नॉट बिगिन, यू कांट से दैट ही हैज एंडेड. सिंपल. क्या टाइम लिमिट है कैजुअल वैकेंसी फिल करने का? तो अगर वुमेन डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो उनके रिस्पेक्टिव सेक्शन में लिखा था ओरिजिनल रूल फॉलो करना है, विच विल बी लेटर ऑफ नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months फ्रॉम वैकेंसी. तो वुमेन एंड इंडिपेंडेंट रहेंगे तो ये फॉलो करो क्योंकि ये दूसरे सेक्शन ने बोला है. अदरवाइज देयर इज नो टाइम लिमिट. अगर AOA बोलता है तो ठीक है वो फॉलो कर लो, अदरवाइज देयर इज नो टाइम लिमिट. BOD में फिल इट इफ एंड व्हेन नीडेड. इफ नीडेड मतलब क्या? जरूरत होगी तो ही फिल करेंगे, बिकॉज मे ऑप्शन दिया था. व्हेन नीडेड, जब भी जरूरत होगी तभी फिल कर देंगे. 2 दिन में करो या 2 महीने के बाद करो, फर्क नहीं पड़ता. देन 162 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स टू बी वोटेड इंडिविजुअली. याद करो एग्जांपल दिया था कि अगर एक रेजोल्यूशन पास करना है, वो रेजोल्यूशन में लिखा है कि यू वांट टू अपॉइंट मुकेश अंबानी प्लस विजय माल्या टुगेदर थ्रू वन रेजोल्यूशन. तो लोग मुकेश अंबानी को तो चाहते हैं बट विजय माल्या को नहीं चाहते. नाउ व्हाट शुड दे डू? एक ही रेजोल्यूशन है, मतलब एक ही बार वोटिंग होने वाला है, तो दिक्कत हो गई.
तो इसके लिए 162 ने बोला है कि इसके लिए एक रेजोल्यूशन लो, इसके लिए दूसरा रेजोल्यूशन लो, तब जाके इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं, मतलब वी वोंट पास दैट रेजोल्यूशन। तो 162 का पर्पस ये था। नाउ 2 or more directors cannot be elected by a single resolution. Separate resolution will be needed for every appointment. Contravention किया तो वो रेजोल्यूशन को हम void मान लेंगे। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि 2 or more director can be elected by single resolution if a proposal to move such resolution has been first agreed to at general meeting without any vote being cast against it. मतलब मीटिंग शुरू होने के पहले ही या मीटिंग शुरू हुआ तभी मैंने सबको बोल दिया कि हाँ मैं ना 2 डायरेक्टर को एक रेजोल्यूशन से अपॉइंट करने वाला है, चलो वोट करते। तो वोटिंग हुआ, उसमें अगर एक भी जन ने ना बोला ना तो फिर 162 अप्लाई कर जाएगा, मतलब 2 or more cannot be appointed by a single resolution. बट अगर किसी ने अगेंस्ट वोट नहीं किया देन इट इज ओके, यू कैन अपॉइंट as many number of directors as you want by passing that one single resolution, चल जाएगा। Motion proposed shall include approving appointment or nominating a person for appointment, कुछ भी चलेगा। Approving appointment, if you remember, additional director जो होता है वो अपॉइंट होएगा पहले 2 जनरल मीटिंग के बीच में, और फिर at the end of the tenure एडिशनल डायरेक्टर विल बी रिमूव्ड या नॉट रिमूव्ड बट उसका टेनर खत्म हो जाएगा, 161 सबसेक्शन 1 ने बोला। सिमिलरली यहाँ पर इफ यू रिमेंबर कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर के लिए ये था कि बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट होएगा, उसके बाद जनरल मीटिंग में अप्रूव करना पड़ेगा। तो क्या तुम 3-4 डायरेक्टर एक साथ अप्रूव करवा सकते हो? तो आंसर इज अगर वो तुमने वोट में डाला एंड इफ देयर इज नो वोट अगेंस्ट इट तो ठीक है, चलेगा। तो ये जो है पूरा का पूरा रूल दैट इज ऑल्सो for approving appointment, not just nominating a person to be a director. 162 will not be applicable to full government company जिसमें entire paid up share capital is held by government and उसकी subsidiary and also private company if there is no default under 137 and 92. फिर 2-3 एग्जाम्पल थे। पहला एग्जाम्पल है कि 25 members are present at the general meeting. A proposal was moved to appoint Riya and Sushant by a single resolution. अब इसमें वोट करना पड़ेगा, तो 2150 मेंबर्स अग्रीड एंड द रेस्ट डिड नॉट वोट। तो क्या ये वैलिड होगा? तो आंसर इज यस, बिकॉज रूल क्या बोलता है पता है? नो नहीं बोलना चाहिए कोई भी। तो इधर किसी ने नो बोला है नहीं ना, ये डिड नॉट वोट। साइलेंस मतलब डिसएग्रीमेंट नहीं होता, दे डोंट वोट, उनका राइट है ना। तो अगर ना बोला होता तो ये वॉइड हो जाता, अदरवाइज ठीक है, वैलिड है। एक और है, द अबव प्रपोजल वाज नॉट पुट टू वोट, अगर तुमने उसको वोट पे डाला ही नहीं था बट while it was being read no member objected it। जब भी उसने रीड किया ना ये कि हम एक ही रेजोल्यूशन में 2 जन को अपॉइंट कर रहे हैं, तभी किसी ने भी ऑब्जेक्ट नहीं किया। सो द अपॉइंटमेंट ऑफ 2 डायरेक्टर्स वाज मेड बाय अ सिंगल रेजोल्यूशन। क्या ये वैलिड है? नहीं, वॉइड है, क्योंकि वोट पे डालना मैंडेटरी है चाहे कोई ऑब्जेक्ट करे या ना करे। फिर 163 देखा अपन ने, ऑप्शन टू अडॉप्ट प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, इसको पीआर डायरेक्टर बोलते हैं। ओके, ये सेक्शन करें उसके पहले नेक्स्ट पेज पे एफवाईआई जो है वो देखने का। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, नॉट इन सिलेबस बट एकदम क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट इसके बाद। क्यूमुलेटिव सिस्टम ऑफ वोटिंग करके एक होता है यूएस में। सो कंपनी हैज 100 शेयर्स आउटस्टैंडिंग, 10 डायरेक्टर्स आर टू बी अपॉइंटेड, 80 शेयर्स आर हेल्ड बाय मेजोरिटी। मतलब बेसिकली 100 शेयर्स मतलब क्या, 100 वोट्स है, उसमें से 80 वोट्स मेजॉरिटी के पास, 20 वोट्स माइनॉरिटी के पास। नॉर्मल होता ना ये, नॉर्मल सिचुएशन मतलब स्टैट्यूटरी वोटिंग, मतलब कि कोई चेंजेस नहीं, जैसे तुम पढ़ते आ रहे हो वैसे ही। तो क्या होता, मेजॉरिटी विल अपॉइंट ऑल द 10 डायरेक्टर्स सिंस दे कैन इजीली पास ओआर एट जनरल मीटिंग। वो लोग पास कर सकते हैं ना ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। कितना चाहिए ऑर्डिनरी के लिए? 100 में से 51 चाहिए, 51 यस हो गया, तो उनको जो 10 डायरेक्टर चाहिए वो लोग अपॉइंट कर सकते हैं मेजॉरिटी लोग, तो माइनॉरिटी का तो कोई सुनेगा ही नहीं। तो उसके लिए आया क्यूमुलेटिव वोट सिस्टम। वो क्या बोलता है कि पहले तुम कंबाइन करो सारे वोट्स, टोटल वोट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ माइनॉरिटी, मतलब 20 शेयर है, इनटू नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड, मतलब इनटू 10 करो। तो 20 इंटू 10 करोगे तो 200 वोट्स आ गए। अब तुमको ऑप्शन दिया है ये 200 वोट्स तुम इकट्ठा करके कैसे भी वोट करो। तो नाउ व्हाट दे विल डू, वो लोग अपने मनपसंद 3 डायरेक्टर्स मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी को 51 51 51 वोट दे सकते हैं एंड मेजॉरिटी को सिर्फ अपने 7 डायरेक्टर एज पर देयर चॉइस मिलेंगे।
तो पहले मेजोरिटी 10 के 10 कर रहा था क्योंकि उसके पास 80 वोट थे आउट ऑफ 100, बट नाउ यहाँ पर क्यूमुलेटिव वोटिंग सिस्टम में अच्छा हो गया, माइनॉरिटी के पास 200 वोट क्लब कर दिए गए एंड वो 200 को कैसे भी यूज कर सकते, तो दे कैन यूज 51 51 51 एंड अपॉइंट 3 डायरेक्टर्स ऑफ देयर चॉइस। सो इट्स अ गुड थिंग, बट ऑफ कोर्स ज्यादातर कंपनीज को अप्लाई नहीं करेगी। सो ये एग्जांपल याद रखना और अब देखो, तो ऐसा है, द नेम इज ऑप्शन टू अडॉप्ट प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। 163 will override the whole act. 163 फॉलो कर रहे हो तो दूसरा कुछ फॉलो मत करना। AOA must contain provisions for any appointment of director by PR। मतलब AOA बोलना चाहिए, AOA नहीं बोलता है तो गया, पूरा सेक्शन डिलीट कर देने का। In such a way that minority, मतलब less than 50% holders of paid up share capital gets proportional representation on BOD। मतलब BOD पे अपने भी बंदे बैठने चाहिए, बट एक कैच है, AOA needs to provide for appointment of at least 2/3 of total directors by PR। मतलब एक दो नहीं चलेगा, अगर समझो मेरे कंपनी में 8 डायरेक्टर है तो 8 का 2/3 मतलब कि 6 डायरेक्टर मुझे कुछ भी करके बाय PR प्रिंसिपल करना ही पड़ेगा। ओके, मैंडेटरी। क्या क्या मेथड ऑफ वोटिंग है, तो मैंने जो तुमको अभी बताया FYI में, दैट वाज क्यूमुलेटिव वोटिंग सिस्टम। उसके अलावा एक और होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, उसमें होता है डायरेक्टर इज इलेक्टेड इफ ही गेट्स रिक्विजिट X वोट्स फिक्स्ड एज अ कोटा। मतलब एक डायरेक्टर को समझो अगर 40 वोट मिल गया आउट ऑफ 100, वो 40 वोट मिल गया तो वो बन जाएगा डायरेक्टर। ओके, तो क्या बता, अगर कोई भी कंपनी में समझो 40% वाले माइनॉरिटी, मतलब कि 40 आउट ऑफ 100 शेयर्स आर हेल्ड बाय माइनॉरिटी, तो इन दैट केस अगर किसी भी डायरेक्टर को 40 मिल गया तो वो पास हो जाएगा। तो ऐसा होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एक कोटा रहेगा, या फिर क्यूमुलेटिव जो हमने देखा सारे वोट्स इकट्ठा कर दो, और एनी अदर वे ensuring fair representation to the minority shareholders on BOD। तो कोई भी वे हो सकता है, ये तो खाली एग्जांपल्स लिखे हैं, कोई भी टाइप का आप सूत्र निकालो, कोई भी टाइप का आप वे निकालो जिससे माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है। Such appointments will be made once in 3 years, मतलब every year नहीं करना है, once in 3 years करना। Casual vacancy of PR director is to be filled normally 161 subsection 4 के हिसाब से। तो AOA में कोई रेगुलेशन रहेगा वो फॉलो करो। एग्जांपल दिया था ना टाइम लिमिट का, तो अगर दिया रहेगा तो वो फॉलो करो। BOD will fill it by board resolution at board meeting and then members will approve it at immediate next general meeting। ये पूरा सेक्शन 163 सबसेक्शन 163 का पूरा सबसेक्शन 1 2 3 4 नहीं लिखा है मैंने, पूरा का पूरा सेक्शन जो है इट इज नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी जिसमें 100% पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट एंड उसकी सब्सिडियरी इफ देयर इज नो डिफॉल्ट 137 एंड 92 में। ओके, फिर सेक्शन 164 है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। अच्छा, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट है ना, ये कभी चेक करना, यू हैव टू चेक बिफोर अपॉइंटमेंट, क्योंकि आगे 167 आने वाला है, वो तुमको चेक करना है आफ्टर अपॉइंटमेंट, तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चेक बिफोर अपॉइंटमेंट दो है, 164 सबसेक्शन 1 एंड 2। सबसेक्शन 1 जो है उसमें बहुत सारे केसेस लिखे हैं, सर्किट्स करके शॉर्ट फॉर्म बनाया है, एंड 164 2 में देयर आर 2 डिस्क्वालिफिकेशंस। 164 सबसेक्शन 1, तो सी से आएगा, कॉल्स ऑन शेयर्स आर अनपेड एंड 6 months हैव elapsed फ्रॉम द ड्यू डेट, मतलब 6 महीने तक कॉल्स नहीं भरे तुमने। यू अनसाउंड माइंड, बावला पागल हो गया है, डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट। आर से आएगा, कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस डीलिंग विद RPT रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अंडर 188 इन लास्ट 5 years। फिर सी से आएगा, कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस चाहे मॉरल टर्पिट्यूड हो या ना हो and sentenced to imprisonment of at least 6 months and 5 years have not elapsed from expiry of sentence। जेल से निकलते बाहर अगर 5 साल समझो पास हो गया है तो ठीक है, यू कैन बिकम अ डायरेक्टर, बट 5 years पास नहीं हुआ है, यू मे हैव टू वेट। बट अगर सेंटेंस इज ऑफ 7 years or more, then he cannot become a director ever, lifetime disqualification। फिर आई से आएगा, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट और अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट। उसके बाद टी आएगा, ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल और कोर्ट डिस्क्वालिफाइंग हिम टू बी अ डायरेक्टर। कभी कभार कोई कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने उसको डिस्क्वालिफाई कर दिया रहेगा, तो S1 से आएगा, सेक्शन 152 सबसेक्शन 3 का वायोलेशन, मतलब कि डिन नहीं है, एंड S2
आएगा सेक्शन 165 सबसेक्शन 1 वायलेशन विच इज मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स। तो 20 कंपनी या 10 पब्लिक कंपनी का जो रूल था उसके ऊपर अगर जा रहा है तो भी ही कांट बिकम अ डायरेक्टर। ये था 164 सबसेक्शन 1। 164 सबसेक्शन 2 है he is or has been a director of a company which has committed defaults। किसमें? तो इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फॉर कंटिन्यूअस 3 फाइनेंशियल ईयर्स। कोई भी हो सकता है, लास्ट 3 नहीं बोला है, कंटिन्यूअस कोई भी 3 साल तक नहीं फाइल किया, या फिर डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, डिबेंचर, इंटरेस्ट और एनी डिविडेंड डिक्लेयर एंड फेलियर कंटिन्यूअस फॉर 1 और मोर ईयर। तो ये था 164 सबसेक्शन 2 के जोलर कंपनी में डायरेक्टर हो देन यू आर डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग डायरेक्टर इन एनी अदर कंपनी। फिर आता है 164 सबसेक्शन 2 के लिए एक पॉइंट है, सच डिस्क्वालिफाइड पर्सन कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड इन अ डिफॉल्टिंग कंपनी एंड कैन नॉट बी अपॉइंटेड इन एनी अदर कंपनी। मतलब तुम्हारा ऑफिस खत्म हो गया तो नाउ you can't be reappointed in that same defaulting company and you also cannot be appointed freshly in any other company। कितने साल तक? तो 5 साल तक तुम्हारे डिस्क्वालिफिकेशन रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट। इफ अ पर्सन, समझो एक क्वालिफाइड पर्सन है, डिस्क्वालिफाइड नहीं है, ही इज क्वालिफाइड, इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन डिफॉल्टिंग कंपनी एज अंडर 164 सबसेक्शन 2। मतलब एक झोलर कंपनी में अगर तुम अपॉइंट हुए हो बट तुम क्वालिफाइड हो, देन that qualified person shall not be disqualified for 6 months from his appointment। इसका मतलब क्या है? that merely because he joined a defaulter company won't attract disqualification but he must make the default good in 6 months। ये प्रोविजन लाने का इंटेंशन यही है कि अगर तुम एक डिफॉल्टर कंपनी में ज्वाइन हो रहे हो तो तुम डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाओगे, बिकॉज 164 बोलता है कि तुम डिस्क्वालीफाई हो जाएगा इफ यू आर इन अ डिफॉल्टर कंपनी। नहीं, 6 महीने तक डिस्क्वालीफाई नहीं होगे तो मेक द डिफॉल्ट गुड, तो एक मौका दिया। फिर 164 सबसेक्शन 3 होता है एक प्राइवेट कंपनी के लिए अदर देन सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। ऐसी प्राइवेट कंपनी कैन ऐड मोर डिस्क्वालिफिकेशन ओवर एंड अबाउ सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 एंड 2 वाया आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। फॉर एग्जांपल ऐसा एक क्वालिफिकेशन डाल दो, डायरेक्टर मस्ट बी क्वालिफाइड सीए, सीएस, सीएमए ओनली। तो अगर कोई भी सीए नहीं है फॉर एग्जांपल तो वो नहीं बन पाएगा, बट दिस इज ओनली फॉर अ प्राइवेट कंपनी। डिस्क्वालिफिकेशन अंडर RC2 एंड T। RC2 एंड T क्या था? R was related party offense का conviction, C2 was any offense का conviction एंड T था कोई ट्रिब्यूनल या कोर्ट ने तुमको डिस्क्वालीफाई किया। तो ये तीनों के केस में द डिस्क्वालिफिकेशन शैल कंटिन्यू इवन इफ अपील इज फाइल्ड अगेंस्ट द कन्विक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि 167 में कुछ और मिलने वाला है, उसमें एक्स्ट्रा टाइम मिलने वाला है, बट यहाँ पर इवन इफ अपील इज फाइल्ड यू आर डिस्क्वालिफाइड। और 164 सबसेक्शन 2 जो है सेकेंड वाला पार्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी इफ देयर इज नो डिफॉल्ट अंडर 137 एंड 92। एक और है जो दूसरे चैप्टर का है, डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 217 सबसेक्शन 6। डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी अंडर इन्वेस्टिगेशन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस अंडर 217 shall vacate the office and be disqualified from holding any office in any other company or in that company also। मतलब अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ने समझो इन्वेस्टिगेशन शुरू किया वो कंपनी पे एंड ऐसा ऑफेंस के लिए समझो ही वाज कन्विक्टेड, तो वो ऑफिस तो छोड़ ही देगा, वेकेट तो करना ही पड़ेगा एज पर 167, साथ साथ डिस्क्वालीफाई भी हो जाएगा फ्रॉम बीइंग अ डायरेक्टर इन एनी अदर कंपनी। तो 164 और 167 दोनों इसको लग जाएगा। उसके बाद था 165 मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इसमें कभी कभार न्यूमेरिकल आ सकता है, तुमको गेस करना पड़ेगा कि 20 हो रहा है, 10 हो रहा है वगैरह। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स इंक्लूडिंग ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप। ये लिखा तो सिर्फ इतना ही है कि इंक्लूडिंग ऑल्टरनेट, बट इट इंक्लूड्स एवरी अदर टाइप ऑफ डायरेक्टरशिप। तो नॉट जस्ट ऑल्टरनेट एंड नॉर्मल, बट सारे ही इसमें आ जाएंगे। तो एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट द सेम टाइम, मैक्सिमम कंपनी 20 हो सकती है जिसमें तुम डायरेक्टर हो सकते हो। एक्सक्लूड डॉर्मेंट एंड सेक्शन 8 कंपनी, मतलब ये दोनों को गिनो ही मत। अगर 50 सेक्शन 8 कंपनी में हो तो भी चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। बट ये जो सेक्शन 8 कंपनी है इसको कभी एक्सक्लूड करोगे, यहाँ पर लिखा है एक्सक्लूड डायरेक्टरशिप इन सेक्शन 8 कंपनी ओनली इफ इट हैज नॉट डिफॉल्टेड अंडर 137 एंड 92। तो ये एक्सक्लूडिंग डॉर्मेंट एंड सेक्शन 8 जितना भी कंपनीज में तुम डायरेक्टर हो तो 20 का लिमिट रहेगा मैक्स। आउट ऑफ दैट 20, पब्लिक कंपनी एंड अ प्राइवेट कंपनी विच इज होल्डिंग और सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, इसका लिमिट रहेगा मैक्सिमम 10। ओके,
एक मस्त एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लो फटाफट। मिस्टर ए इज अ डायरेक्टर इन 4 पब्लिक कंपनीज एंड 2 लिस्टेड कंपनीज, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इन 2 पब्लिक कंपनीज जो लिस्टेड है, alternate director in 1 public company, independent director in 2 listed government companies, and normal director in 4 private company and 2 section 8 company. ओके पहली बात तो यहाँ पर है ना, अगर एग्जाम में ऐसा कुछ आता है क्वेश्चन, तो ये जो लिस्टेड है और ये जो लिस्टेड है ना, वहां पे लिख देने का कि ये जो लिस्टेड है ना, इट इज अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी जो शेयर्स लिस्ट किए हुए हैं। ठीक है, आजकल क्या है, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि सर इसके डेट इंस्ट्रूमेंट अगर लिस्ट किया रहेगा, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर वगैरह लिस्ट किया रहेगा तो क्या। तो कोई नहीं, अपने को सीधा सीधा अजम्पशन डाल देना कि भाई ये शेयर्स उसके लिस्टेड है। ठीक है, अगर कोई भी पब्लिक कंपनी है तो उसने अगर डेट हो या शेयर्स हो कोई भी लिस्टेड किए हो, वो पब्लिक ही माना जाएगा, काउंटिंग उसका पब्लिक में ही होगा। तो बेसिकली पब्लिक में ये काउंट करो, ये काउंट कर लो, पब्लिक वाले में ये काउंट हो जाएगा, ये काउंट हो जाएगा, ये भी काउंट हो जाएगा, गवर्नमेंट कंपनी है तो पब्लिक में ही आ गया वो भी। एंड प्राइवेट वाली 4 कंपनी से ये भी काउंट हो जाएगी, बट सेक्शन 8 कंपनी तो हम गिनते ही नहीं। ठीक है, तो काउंट में प्राइवेट मेरे पास 4 है, पब्लिक मेरे पास कितना है, तो ये टोटल 11 पब्लिक कंपनी हो गई। तो ये तो वायोलेशन हो गया, 10 तक ही अलाउड है। तो 11 पब्लिक कंपनी है, देयरफॉर इट इज अ वायोलेशन। वायोलेशन वाले के लिए पेनल्टी है 2000 रुपीज पर डे आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रवेंशन, बट मैक्सिमम 2 लाख तक ही लगे। तो बेसिकली जब भी आपने ये 11th अपॉइंटमेंट लिया ना यहाँ पे एज अ डायरेक्टर, 11th अपॉइंटमेंट लिया तो आफ्टर द फर्स्ट डे जो भी कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रवेंशन, आपको 2000 पर डे की पेनल्टी भरनी पड़ेगी। फिर members of a company may specify lesser number of companies in which its director may act as a director by passing special resolution। मतलब समझो ये बहुत सारी जगह पे हाथ मार रहा है, ये बंदा जो है वो बहुत सारे अलग अलग पोजीशन लेके बैठा हुआ है। तो यहाँ पे समझो इसमें से कोई एक कंपनी होगी, 4 पब्लिक में से समझो एक कंपनी है जिसने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके बोला कि मिस्टर ए जो है ना, वो टोटल सिर्फ 5 कंपनी में ही डायरेक्टर बन सकता है। तो ऐसा स्पेशल रेजोल्यूशन अगर किसी ने पास किया तो भाई ये डायरेक्टर की वाट लग जाएगी, उसको सिर्फ 5 में ही रहने मिलेगा। बट कोई नहीं, अगर वो ये कंपनी छोड़ देता है तो फिर उसके पास पूरा फ्रीडम रहेगा। तो अगर कोई भी कंपनी ऐसा स्पेसिफाई करता है लेसर नंबर ऑफ कंपनीज इन विच यू कैन एक्ट एज अ डायरेक्टर, तो यू कैन ऑल्सो लीव द कंपनी, नो प्रॉब्लम। ओके, अब नेक्स्ट आता है सेक्शन 166 ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स। भाई आखिर ये डायरेक्टर लोग करते क्या है, देखो। Act in accordance with AOA, exercise duties with care, diligence, and skill. Don't involve in situations with direct or indirect interest or conflict. वो एग्जांपल दिया ना तुमको, विजय माल्या अगर समझो कोई कंपनी में डायरेक्टर है एंड वो कंपनी अक्वायर कर रही है उसके ही बेटे की कंपनी, सिद्धार्थ माल्या की कंपनी अक्वायर कर रही है, सो दैट्स हैविंग इंटरेस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ऐसे कोई सिचुएशन में इन्वॉल्व मत करना, डोंट पार्टिसिपेट इन दोज मीटिंग्स जहां पर ऐसा सब हो रहा है। शैल नॉट अटेम्प्ट टू अचीव or get any undue gains for himself, relatives, partners, etc. If guilty, then he shall pay the amount of undue gain to the company. इसमें भी एग्जांपल दिया था कि डायरेक्टर लोग क्या कर रहे थे, कंपनी के नाम पे फार्म हाउस था, इफ यू रिमेंबर द एग्जांपल, कंपनी के नाम पे फार्म हाउस था एंड वो लोग क्या कर रहे थे, ये फार्म हाउस को रेंट पे दे रहे थे एंड जो भी इनकम आया वो कैश में डायरेक्टर्स अपने पॉकेट में डाल रहे थे, कंपनी में नहीं डाल रहे थे। सो दैट्स दैट्स अनड्यू गेन either for yourself, relative, partner वगैरह वगैरह, pay that gain back to the company। साथ साथ में वायोलेशन का यहाँ पर फाइन भी लग जाएगा। और भी ड्यूटी है, एक्ट इन गुड फेथ ऑफ द मेंबर, कंपनी, स्टेक होल्डर्स वगैरह। डायरेक्टर शैल नॉट असाइन हिज ऑफिस। असाइन मतलब क्या होता है, किसी को अपना काम चिपकाना। सो बेसिकली इफ आई एम अ डायरेक्टर इन SBI बट आई टेल माई वाइफ कि भाई आज तू चली जाना काम पे, ऐसा नहीं चलता है। इफ यू आर अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर तो तुमको ही काम करना पड़ेगा। सो असाइनमेंट विल बी void। However, legitimately delegating the work to staff is not assignment। मतलब मैं delegate कर सकता हूँ मेरा काम जो था, let's say I am I am reporting directly to the shareholders। ठीक है, कोई तो भी काम था मेरा, मुझे लगता है कि मेरा स्टाफ ये कर सकता है तो आई कैन डेलीगेट वर्क। ऑफ कोर्स बॉस का तो वही काम होता है, बट यू कांट गेट अ सेपरेट बॉस ऑल टुगेदर। तो डेलीगेटिंग विल नॉट बी असाइनमेंट, मतलब कि ये वैलिड है, चलेगा। वायोलेटिंग दिस सेक्शन तो फाइन मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 5 लाख। फिर आता है 167 वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर। वेकेशन कभी चेक करना है, आफ्टर अपॉइंटमेंट। मतलब नाउ यू आर अ डायरेक्टर, अब तुमको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, दैट इज वेकेशन। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है डेड CS। तो डी से आएगा इंकर्स डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 164। बट इसमें एक एक्सेप्शन है,
but if disqualification is under 164 subsection 2, then he shall vacate all companies except the company in default. जो ज्वेलर कंपनी है ना जिसने फाइलिंग नहीं किया था या डिफॉल्ट किया था वो डेट वगैरह पेमेंट्स में, वो कंपनी में वो रहेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सारी कंपनीज में वो वेकेट हो जाएगा. तो उसको एक चांस दिया है कि मेक द डिफॉल्ट गुड. ओके, ये था डी. उसके बाद आएगा ई. तो ही वाज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ओनली बाय द वर्च्यू ऑफ हिज holding or him holding an employment or office in its holding subsidiary associate, but now ceases to hold that employment or office. मतलब तुम मेरी सब्सिडियरी में एम्प्लॉय थे, मैंने वही वर्च्यू पे तुमको डायरेक्टर बनाया था, बट नाउ यू आर नॉट एन एम्प्लॉय, तो डायरेक्टरशिप भी तुमको छोड़ना पड़ेगा. दिस वाज ई. फिर आएगा ए. तो एब्सेंट फ्रॉम ऑल बोर्ड मीटिंग्स हेल्ड ड्यूरिंग 12 months with or without seeking the leave of BOD. कंटिन्यूअस 12 महीने अगर तुम मीटिंग में नहीं आए तो यू आर डिस्क्वालिफाइड. फिर आएगा डी. डिस्क्वालिफाइड बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल. फिर आएगा सी. कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस चाहे मॉरल टर्पिट्यूड हो या ना हो विथ जेल ऑफ एटलीस्ट 6 months. एक और सी है कमिटेड ऑफेंस अंडर 217, वो इन्वेस्टिगेशन वाला पॉइंट जो अपन ने 164 में देखा था सेम. एंड एस से आएगा सेक्शन 184 वायोलेशन. ओके, व्हाट इज सेक्शन 184 वायोलेशन? नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है ये. Entering into contracts or arrangement in which he is directly or indirectly interested by violating 184, and also if he fails to disclose the above interest. इधर एक एक्सेप्शन है दोनों पॉइंट में, डिस्क्वालिफाइड बाय कोर्ट ट्रिब्यूनल या फिर कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस जिसमें जेल 6 महीने का हुआ हो, तो उसमें मैंने बोला ना अपील करने का चांस वगैरह मिलता है. सो नो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल. क्यों? क्योंकि 30 days तुमको दिया है, शायद तुमको अपील वगैरह करना होगा तो. अच्छा, अपील कर लिया एंड समझो मैंने अपील किया है छोटे कोर्ट में, लेट्स से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है. अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोला कि आई एम डिस्क्वालिफाइड, आई मे हैव टू गो टू हाई कोर्ट. तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अपील का ऑर्डर आया ना, या अपील डिस्पोज हुआ ना, वहां से 7 days मुझे और मिलता है. तो नेक्स्ट पॉइंट वही बोलता है, नो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर 7 days फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ अपील और पिटिशन फाइल्ड अगेंस्ट द अबव ऑर्डर. अच्छा, इसके बाद भी समझो हाई कोर्ट ने भी बोला आई एम डिस्क्वालिफाइड, आई वांट टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट, तो वापस मुझे 7 दिन मिलेंगे. मतलब फर्दर अपील या नॉर्मल अपील सब काउंट होने वाला है. तो अगेन 7 days मुझे मिलेगा. 7 days तक आई एम नॉट डिस्क्वालिफाइड, तो आई मे मेक एन अपील विद इन 7 days. फिर वापस देखते हैं क्या कंक्लूजन आता है. अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट तो फाइनल जजमेंट देने ही वाला है. ओके, next point is that the director may have to vacate as per other provisions of the Companies Act wherever mentioned. मतलब और कोई सेक्शन में और कुछ अगर लिखा हुआ है कि भाई ये किया तो वेकेट होगा, तो वो वेकेट होगा. ऐसा नहीं है कि खाली 167 को ही आपको देखना. इट इज लाइक मुन्ना भाई में सर्किट बोलता है ना सबको जाके कि भाई ने बोला करने का तो करने का, तो भाई ने बोला करने का तो करने का के बदले कंपनीज एक्ट ने बोला वेकेट करने का तो वेकेट करने का. सिंपल. अगर कॉन्ट्रावीन किया तो 1 लाख से लेके 5 लाख तक का फाइन भरने का मौका आपको मिल जाएगा. व्हाट इफ ऑल द डायरेक्टर्स वेकेट? तो या तो द प्रमोटर और सेंट्रल गवर्नमेंट इन एक्सेस ऑफ प्रमोटर, इन एब्सेंस ऑफ प्रमोटर, shall appoint required number of directors who shall hold office until the directors are appointed at general meeting. तो बेसिकली या तो प्रमोटर जो है, प्रमोटर ऐसा एक चार्ट बन जाएगा, प्रमोटर जो है ना वो टेम्पररी बेसिस पे डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेगा. ये डायरेक्टर्स एजीएम रखवाएंगे, ये एजीएम के अंदर जो एक्चुअल डायरेक्टर्स है ना वो अपॉइंट कर देंगे शेयर होल्डर्स. या फिर अगर प्रमोटर नहीं है तो समझो तुम आईटीसी कंपनी हो. आईटीसी जो है ना लिस्टेड कंपनी है, इंडियन टोबैको कंपनी, बट मैं इसको इंडियन थकेला कंपनी भी बोलता है. शेयर प्राइस ज्यादा हिलता नहीं था, अभी तो थोड़ा आ गया फिर भी ऊपर. तो ये आईटीसी जो है ना उसमें प्रमोटर है ही नहीं, देयर इज नो प्रमोटर. तो इन दैट केस सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज ले लेगा. सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टर अपॉइंट करेगा टेम्पररीली, फिर जनरल मीटिंग होगी और फिर जो एक्चुअल डायरेक्टर्स है वो अपॉइंट हो जाएंगे. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इतने सारे डाउट पूछ लिए, तो फॉर योर इन्फो मैंने डाल दिया कि भाई 164 और 167 में क्या फर्क है, कभी चेक करना है. तो 164 अप्लाइज बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, आप अपॉइंट करो उसके पहले चेक करो 164 की कंडीशन. एंड 167 अप्लाइज व्हेन ही इज ऑलरेडी अ डायरेक्टर, डायरेक्टर हो. अब 167 चेक करके फिर पता चलेगा आपको वेकेट करना है कि नहीं. अगर किसी डायरेक्टर को रिजाइन करना होता है तो एक हिडन रूल है यहाँ पर, किसी का परमिशन का जरूरत नहीं होता है. परमिशन इज नॉट नीडेड बिकॉज ही इज अ प्रोफेशनल. ऐसा है कि रिजाइनिंग डायरेक्टर विल हैव टू रिजाइन बाय सेंडिंग अ रिटन नोटिस टू द कंपनी.
कंपनी शैल मतलब मैंडेटरी है, कंपनी शैल विद इन 30 days फ्रॉम रिसीट ऑफ नोटिस इंटीमेट ROC DIR 12 के थ्रू एंड ऑल्सो प्लेस इट ऑन वेबसाइट इफ एनी, वेबसाइट होगा तो उसको प्लेस कर दो कि ये डायरेक्टर को रिजाइन करना, उसका नोटिस आया. Also place the fact of resignation in the board report laid down at immediately next general meeting, ताकि शेयर होल्डर्स को भी पता चल जाए. रिजाइनिंग डायरेक्टर जो है ना उसको बोला है मे, अब ये ऑप्शनल है, ठीक है. तो ऊपर कंपनी का पॉइंट में शैल था, यहाँ पर मे है. मे फॉरवर्ड द कॉपी ऑफ रेजिग्नेशन प्लस डिटेल रीजंस विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन इन फॉर्म DIR 11 टू द ROC. बट ये मैंडेटरी नहीं रहा, अब ये ऑप्शनल है. लास्ट ईयर तक ये मैंडेटरी था, अब ये ऑप्शनल है. ऑल्सो यहाँ पर लिखा 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन. तो क्या है डेट ऑफ रेजिग्नेशन? तो इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन विल बी लेटर ऑफ डेट ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस बाय द कंपनी और डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस बाय द डायरेक्टर. मतलब कंपनी को नोटिस आया समझो 1 April 20 को, बट डायरेक्टर ने वो नोटिस में क्या लिखा है पता है? माई लास्ट डे विल बी 30th April 20. तो विच एवर इज लेटर 30th April 20, यहां से फिर वो 30 दिन के अंदर DIR 11 दे देगा. ओके. अच्छा, रिजाइन कर दिया तो क्या पापों का प्रायश्चित हो गया? नहीं. डायरेक्टर इज लायबल फॉर रेजिग्नेशन और रादर लायबल आफ्टर रेजिग्नेशन फॉर ऑफेंसेस ड्यूरिंग हिज टर्म. जो तुमने पाप किए थे व्हाइल यू वर अ डायरेक्टर वो तो रहेंगे. व्हाट इफ ऑल डायरेक्टर्स रिजाइन? तो सेम, प्रमोटर नहीं तो CG अपॉइंट कर लेगा. 2 प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, एक अच्छा है और एक बकवास है क्योंकि ये नो लॉन्गर रेलेवेंट है. तो पहला है हु साइंस DIR 12 व्हेन ऑल डायरेक्टर्स रिजाइन एंड न्यू डायरेक्टर्स आर नॉट येट अपॉइंटेड. ऊपर बोला ना 30 दिन फ्रॉम रिसीट ऑफ नोटिस कंपनी विल हैव टू फाइल DIR 12. तो कंपनी मतलब क्या? उसका कोई डायरेक्टर करना चाहिए ना साइन. तो कौन करेगा? व्हेन ऑल डायरेक्टर्स हैव रिजाइंड, तो ROC कैन अलाउ वन ऑफ दोज रिजाइन डायरेक्टर्स टू साइन इट. मतलब ROC किसी एक को अलाउ कर देगा. सेकेंड है DIR 11 के नाम का, बट DIR 11 इज नॉट मैंडेटरी, तो ये वाला थोड़ा रिडंडेंट हो जाएगा. बट फिर भी देख लो, कंपनी फाइल DIR 12 एंड नाउ इट्स फॉरेन डायरेक्टर हु रिजाइन वांट्स टू फाइल DIR 11. तो कंपनी ने एक बार DIR 12 फाइल कर दिया ना, तो अब वो डायरेक्टर रहा ही नहीं है. तो हाउ कैन ही साइन एज अ डायरेक्टर आफ्टर दैट? तो लिखा है ही कैन ऑथराइज practicing chartered accountant, company secretary or cost accountant or any resident director to sign on his behalf. Okay. फिर 169 है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स. 2 तरीके हैं डायरेक्टर को रिमूव करने का, एक बाय शेयर होल्डर्स अंडर 169, एक बाय NCLT 242. ये ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट वाले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था. बाय शेयर होल्डर्स वाला अपन इधर पढ़ेंगे. तो सेक्शन 169 क्या बोलता है कि तुम मतलब शेयर होल्डर्स कैसे निकाल सकते हो डायरेक्टर को. तो डायरेक्टर कैन बी रिमूव्ड बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नॉर्मली या पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इफ ही इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटेड फॉर द सेकंड टर्म. क्योंकि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सेकंड टर्म के लिए अपॉइंट करना है, तो 149 सबसेक्शन 10 एंड 11 में लिखा था कि SR वाज नीडेड टू अपॉइंट हिम, इसके लिए SR इज नीडेड टू रिमूव हिम. एक्सेप्शन है, the following cannot be removed by shareholders. 2 लोग हैं, एक डायरेक्टर अपॉइंटेड अंडर 242 by NCLT, उसको NCLT ही निकाल सकता है, एंड डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय PR प्रिंसिपल अंडर 163. वो क्यूमुलेटिव वोटिंग वगैरह अपन ने जो देखा उसमें ऐसा लिखा था कि 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स कैन बी अपॉइंटेड यूजिंग और रादर दे मस्ट बी अपॉइंटेड बाय यूजिंग PR प्रिंसिपल इफ द कंपनी इज अडॉप्टिंग फॉर दैट. तो AOA ने बोलना चाहिए. अच्छा, अगर ऐसे डायरेक्टर्स जो 2/3 माइनॉरिटी वालों के चॉइस से आए होंगे, उनको अगर यहाँ पर अलाउ किया होता ना रिमूव करना, तो 163 में माइनॉरिटी उसको अपॉइंट करता, 169 में मेजॉरिटी उसको रिमूव कर देता. तो दैट इज द पर्पस के PR वाले लोगों को, जो माइनॉरिटी वाले थे, उनके लिए स्पेशल यहाँ पर एक्सेप्शन डाल दिया कि दोज डायरेक्टर्स कांट बी रिमूव्ड. अच्छा, PR में भी 2/3 है ना, तो बाकी का 1/3 का क्या? तो वो लोग कर सकते हैं, मतलब दे कैन बी रिमूव. तो फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी ऑप्टेड फॉर PR प्रिंसिपल अंडर 163 एंड अपॉइंटेड 2/3 ऑफ द BOD यूजिंग PR प्रिंसिपल, वो क्यूमुलेटिव वोटिंग या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वगैरह. 6 out of 8 are PR directors, तो 6 cannot be removed, but the other 2 can be removed for sure. What is the procedure? ये साइरस मिस्त्री के साथ जो भी हुआ था उसके रिलेटेड है. तो members must send special notice like mentioned in 115 वाला section, not earlier than 3 months and not later than 14 days before the general meeting. ये जाएगा नोटिस कंपनी का. नोटिस क्या एक बंदा देगा तो चलेगा? नहीं,
बहुत सारे लोगों का साइन चाहिए उसमें. इट मस्ट बी साइन बाय मेंबर्स होल्डिंग एटलीस्ट 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर या मेंबर्स होल्डिंग शेयर्स ऑन विच एग्रीगेट 5 लाख इज पेड. याद रखना 5 लाख मार्केट प्राइस नहीं है, फेस वैल्यू होता है. एमसीक्यू में आया तो चकमा मत खा जाना. फिर कंपनी क्या करेगा? कंपनी विल हैव टू फॉरवर्ड द कॉपी ऑफ स्पेशल नोटिस टू द कंसर्न डायरेक्टर, जिसको निकालने वाले हैं. वेदर ही इज अ मेंबर और नॉट, मतलब वो डायरेक्टर चाहे शेयर होल्डर हो या ना हो, इररिलेवेंट है, उसको भी ये नोटिस फॉरवर्ड करेंगे. नाउ he will be given a reasonable opportunity of being heard. So if a director makes a written representation to the company and requests that it must be notified to the members, then the company shall, if time permits, मतलब अगर मेंबर लोगों का नोटिस जो है कंपनी के पास आया था, कंपनी ने वो फॉरवर्ड किया डायरेक्टर को, अब डायरेक्टर ने रिप्लाई भेजा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भेजा है कंपनी को, एंड ही इज सेइंग दैट कंपनी मस्ट फॉरवर्ड इट टू द मेंबर्स, उसका रिप्लाई. तो इफ टाइम परमिट्स द कंपनी शैल स्टेट द फैक्ट ऑफ दैट रिप्रेजेंटेशन हैविंग बीन मेड बाय द डायरेक्टर इन द नोटिस गिवन टू मेंबर्स. जो नोटिस गया रहेगा ना जनरल मीटिंग का, उसमें मेंशन कर दो कि डायरेक्टर ने ना ये रिप्रेजेंटेशन किया है, ऐसा एक फैक्ट नोट कर दो, एंड सेंड द रिप्रेजेंटेशन टू द मेंबर्स टू हुम नोटिस इज सेंट. अच्छा, एजीएम का नोटिस तो पहले ही निकल गया रहेगा, बाद में रिप्रेजेंटेशन आया रहेगा, तो क्या? तो अभी भी तुमको भेजना पड़ेगा. मतलब वेदर बिफोर और आफ्टर रिसीट ऑफ रिप्रेजेंटेशन बाय द कंपनी. रिप्रेजेंटेशन जो डायरेक्टर से आया है, ये समझो 4 अप्रैल को आया है, बट एजीएम का नोटिस तो 1 अप्रैल को ही निकल गया है, तो क्या? कोई बात नहीं, अब मेंबर्स को भेज दो, शायद 5 अप्रैल को भेज सकते हो, नो प्रॉब्लम. बट इफ टाइम परमिट्स बोला, इफ टाइम इज नॉट सफिशिएंट या कंपनी डिफॉल्ट्स इन सेंडिंग इट टू मेंबर्स, मतलब कंपनी ने मेंबर्स को नहीं भेजा या समझो टाइम नहीं था, तो क्या करने का? तो डायरेक्टर खुद अपना रिप्रेजेंटेशन पढ़ लेगा. डायरेक्टर हैज द राइट टू बी हर्ड ओरली एंड टू रीड आउट द रिप्रेजेंटेशन एट जनरल मीटिंग. बट कंपनी को लगता है या किसी को लगता है कि जनरल मीटिंग में ये रीड करेगा ना, तब गाली बकेगा या फुकट का किसी का ब्रांड इमेज बर्बाद करने का ट्राई करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इन दैट केस company or any agreed person can apply to NCLT. NCLT, if satisfied that right to represent, yeah, right of representation is abused to secure needless publicity and defamation. किसी का बुरा भला बोलने के लिए फालतू का पब्लिसिटी लेने के लिए अगर वो अपना राइट यूज करने वाला है, then representation need not be sent and need not be read out at the general meeting. मतलब भेजेंगे भी नहीं मेंबर को एंड डायरेक्टर को बोलने भी नहीं देंगे मीटिंग पे. अच्छा, ये एप्लीकेशन के उसका खर्चा कौन बेयर करेगा? तो एनसीएलटी में ऑर्डर द कंसर्न डायरेक्टर टू पे द कॉस्ट डायरेक्टली. फिर आता है फिलिंग ऑफ वैकेंसी. तो अब एक डायरेक्टर को रिमूव किया है तो वैकेंसी हो गई, तो डायरेक्टर रिमूव कांट बी रीअपॉइंटेड. जिसके साथ ब्रेकअप किया उसके साथ पैचअप नॉट अलाउड. वैकेंसी कैन बी फिल्ड इन द सेम मीटिंग इफ स्पेशल नोटिस ऑफ न्यू अपॉइंटमेंट वाज गिवन. अगर तुम किसी नए बंदे को अपॉइंट करने वाले हो तो उसका नोटिस देना पड़ता है ना, तो ही ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो सकता है. तो दिया रहेगा तो ठीक है. इफ नॉट फिल्ड एट दैट मीटिंग और सेम मीटिंग, देन फॉलो 161 सबसेक्शन 4 कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर वाला कॉन्सेप्ट. न्यू डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस टिल द टाइम ओल्ड डायरेक्टर वुड हैव हेल्ड इफ ही हैड नॉट बीन रिमूव्ड. तो जैसे पुराना कब तक होल्ड करने वाला था तब तक उसका रिप्लेसमेंट वाला होल्ड करेगा. डायरेक्टर रिमूव्ड विल गेट सी फ्लू बट ऑल्सो चेक 202. ये कौन से डायरेक्टर को सी फ्लू या कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस किसको मिलेगा? ओनली एमडी होल टाइम डायरेक्टर. तो देखो 202 फॉर योर इन्फॉर्मेशन क्या बोलता है, सी फ्लू कैन बी गिवन टू एमडी होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर बट नॉट टू एनी अदर डायरेक्टर्स. ऑल्सो 242 में जो रिमूव हुआ रहेगा ना बाय एनसीएलटी, उसको सी फ्लू नहीं मिलेगा. वो ऑपरेशनल मिसमैनेजमेंट के चैप्टर में अपन ने देखा था. फिर 170, ठीक है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट. रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर केएमपी एंड देयर शेयर होल्डिंग टू बी केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस. तो रजिस्टर में क्या क्या रहेगा? रूल 17 बोलता है नेम, सरनेम, पहले वाला या बाद वाला, मतलब अभी वाला, प्रेजेंट एंड फॉर्मर, ऑफ डायरेक्टर केएमपी, देयर पेरेंट्स एंड देयर स्पाउस, date of birth, address, nationality, occupation, date of appointment, reappointment or cessation, date of board resolution of appointment, ICSI membership number if he is a CS, he or she is a CS, PAN for KMPs without DIN. अपन ने MCA के वेबसाइट पे देखा था कि जो लोग डायरेक्टर होते हैं उसके सामने DIN लिखा होता है, जो KMP होते हैं उनके सामने PAN लिखा होता है, बिकॉज दे माइट नॉट हैव DIN. फिर उनका शेयर होल्डिंग भी लिखना है, शेयर होल्डिंग इन दैट कंपनी, इन इट्स होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट कंपनी, ऑल्सो इन सब्सिडियरी ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी. मतलब इफ वी आर टॉकिंग अबाउट जियो, तो जियो का होल्डिंग है रिलायंस और रिलायंस का दूसरा सब्सिडियरी रहेगा रिलायंस रिटेल. तो रिलायंस रिटेल में भी अगर जियो के कोई डायरेक्टर का होल्डिंग है
तो वो भी तुमको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा जियो के रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर में। एक और कंप्लायंस यहाँ पर लिख दिया है, कंपनी विल हैव टू फाइल फॉर्म DIR 12, ये रूल 18 ने बोला है, विद इन 30 days फ्रॉम अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर या KMP और 30 days फ्रॉम चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्टर और KMP। तो अपॉइंटमेंट, रिमूवल, रेजिग्नेशन जो भी है सब ये DIR 12 के हिसाब से जाएगा, 30 days का टाइम है। Section 170 and as well as नीचे वाला 171 will not apply to a full government company 100% hold by government if there is no default in filing financial statement or annual return. अब नेक्स्ट सेक्शन 171 मेंबर्स राइट टू इंस्पेक्ट द रजिस्टर। ये सब रजिस्टर जो होती है वो मेंबर्स चेक कर सकते हैं। तो रजिस्टर शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शन एट एवरी AGM। डायरेक्टली आप AGM में जाके इंस्पेक्ट करो या AGM तक नहीं रुकना तो रजिस्टर शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स एट रजिस्टर्ड ऑफिस एंड मेंबर्स कैन रिक्वेस्ट फॉर कॉपीज। तो आप मेंबर हो तो बिजनेस आवर्स जो भी 9 to 5, 9 to 6 या वट एवर आवर्स है उसका वो कंपनी का, आप रजिस्टर्ड ऑफिस में पहुंच जाओ, आपको ये रजिस्टर मिल जाएगा, कॉपी भी मिलेगा। कंपनी शैल प्रोवाइड इट विद इन 30 days फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको जेरोक्स जो है वो 30 दिन के अंदर मिल जाएगा। इफ रिफ्यूज्ड मेंबर कैन अप्लाई टू ROC एंड ROC विल ऑर्डर इमीडिएट इंस्पेक्शन एंड सप्लाई ऑफ कॉपीज। कुछ नहीं, रोने का मम्मी मम्मी ऐसे करके रोने का, मम्मी मम्मी मतलब क्या, ROC। तो ROC के पास जाओ, वो करवा देगा काम। लास्ट सेक्शन 172, तो कोई भी सेक्शन में अगर पेनल्टी लिखना भूल गए ये लोग ये चैप्टर में, तो 172 देखना, पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर फॉर विच नो स्पेसिफिक पेनल्टी इज प्रिस्क्राइब्ड। तो आपको 50,000 की फ्लैट पेनल्टी भरने का मौका मिलेगा। कंटिन्यूड फेलियर अगर रहेगा एक दिन के ऊपर तो 500 पर डे भी भरने को मिलेगा। अगर आप कंपनी हो तो मैक्सिमम आपको सिर्फ 3 लाख तक की पेनल्टी भरनी है। ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, मैक्सिमम 1 लाख तक की पेनल्टी भरनी होगी।